जब तस्वीर बनती है जहन में तो वो ही बनती है कि जी आज का दुबई। बॉलीवुड की फिल्में भी शूट हो रही हैं और टॉम क्रूज भी शूटिंग्स के लिए आ रहा है। बहुत बड़ी जो इंडस्ट्री जिसने हमेशा से इसकी इकोनॉमी में बड़ा रोल प्ले किया उस वक्त तक जब तक कि जापान ने उसमें इंटरवीन नहीं किया। अब बड़ी हैरानकुन बात लगेगी आपको कि जी वो जापान ने कैसे इंटरवीन किया। यहाँ पे पर्ल डाइविंग का एक कल्चर था। डाइवर्स जो हैं वो पानी में 20-20 मीटर तक ऑक्सीजन टैंक के बगैर डाइव करते थे और पर्ल्स ढूंढ के लाते थे समुद्र से नेचुरल। तो वो जो वाकया जिसकी मैं बात करता हूँ इनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो वाकया ये है कि एक दिन मौजूदा जो रूलर हैं मोहम्मद बिन राशिद, इनके वालिद राशिद बिन सईद जो शेख सईद के बेटे थे उस वक्त के रूलर के, वो यंग थे, उन्होंने खामोशी से रात को शादी के फंक्शन के दौरान हमला कर दिया। उन्होंने उन सब लोगों को, वो जो है उस अटैक में जितनी प्रिपरेशन थी, जो अरेंजमेंट्स थे, वो सारे बॉम्बे में बैठ के किए गए। अच्छा, ये जो लोग एक दूसरे की आंखें निकाल रहे हैं, फिर हम देखते हैं वो सारी अमारात जो हैं वो आपस में मिलके एक मुत्तहिदा अरब अमारात बना लेते हैं, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? यूएई इसके अलावा भी फेवर्स इसराइल को देता आया है माजी में भी। खित्ते में इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका चलें थोड़ा समुद्र में है, और जो छोटे ममालिक हैं नेपाल है, भूटान। इंडिया के ताल्लुकात किसके साथ ठीक है? किसी के साथ भी नहीं। इसराइल के इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं, इसराइल के ताल्लुकात किसके साथ? किसी के साथ भी ठीक नहीं। तो यूएई के ताल्लुकात किसके साथ ठीक? बिल्कुल ठीक। अगर आज के यूएई को हम देखते हैं तो हमें नजर आता है बुर्ज खलीफा, हमें लग्जरी गाड़ियां नजर आती हैं, जबरदस्त बीचेस नजर आते हैं, और दूसरी तरफ यूएई और इजराइल एक ही पेज पर खड़े हुए भी नजर आते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि यूएई के अपने हमसायों में किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। यूएई की इस तस्वीर के पीछे क्या अवामल कारफरमा है, ये जानने के लिए हमें झांकना पड़ेगा यूएई की तारीख में। मैं हूं जवाद अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान रजा। वेलकम उस्मान। थैंक यू। उस्मान, आज का जो यूएई है ये 1971 के बाद ही नजर आना शुरू हुआ। इससे पहले इस रीजन में क्या हो रहा था, इसकी क्या तारीख है? जी जवाद, जो आज का यूएई है, जो हम उसको 1971 से जोड़ते हैं कि जब ये सारी कबाइल जो हैं ये इकट्ठे हुए, ये रियासतें जुड़ी और एक मुल्क का इन्होंने कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया, ये इकट्ठे हो गए, जुड़ गए। लेकिन उससे पहले भी हज़ारों साल पहले की एक तारीख इस इलाके की, इस खिते की मौजूद है। यानी इस्लाम के आने से पहले अगर देखें हम, एक एक इसका चैप्टर जो स्टार्ट होता है इस्लाम के आने से, जब ये सारा इलाका जो है वो इस्लाम में सबसे पहले दाखिल होने वाले इलाकों में से थे। जब हम जजीरा नुमा अरब यानी अरेबियन पेनिनसुला की बात करते हैं तो उसमें मौजूदा सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत भी शामिल होता है। ये पूरा जो है वो एक इलाका। लेकिन ये जो कॉर्नर बनता है जहाँ आज ओमान है और रासुल खैमा वाला जो कॉर्नर बनता है, यहाँ खड़े होकर अगर आप देखें तो आपको चारों तरफ जो है वो एक प्रॉपर ट्रेड रूट्स नज़र आएंगे बहरी तिजारत के, जिनमें एक तरफ बर सगीर है, चाइना को एक्सेस करना है तो यहाँ से है, मशरकी अफ्रीका है, सुएज़ कैनाल नहीं है, तो सदियों पहले जब जहाज़ ऊपर से अफ्रीका को ऊपर से क्रॉस करके आते थे तो ये एक ऐसा पॉइंट बनता था कि जहाँ से सबने गुजर के जाना है, काइंड ऑफ अ सेंटर पॉइंट। जी, वो एक तरह से इस तिजारत का मरकज़ ये हमेशा से रहा। उस बैकड्रॉप में ये तो है उसका वो जो कोस्टल कॉर्नर है उसका, तो उसके पीछे जो कबाइल थे उनका तर्ज ज़िंदगी वैसा ही था जैसा पूरे अरब में था। आज भी अगर हम देखें तो जो आबादी का पैटर्न सऊदी अरेबिया में हमें नज़र आता है, उसमें देखें ना आप अगर, तो अबाहा एक सिटी है जो बिल्कुल साउथ ईस्टर्न कॉर्नर बनता है सऊदी अरेबिया का। तो वो पट्टी जो है रेड सी वाली, उसके साथ साथ हैं अबाहा, ताइफ, जद्दा, मक्का, मदीना। ये एक जो जनूबी पट्टी बनती है इस अरेबियन पेनिनसुला की, उसके ऊपर आबाद होने वाले शहर। वहाँ पे लाइफ और तरह की थी कंपैरेटिवली, बाकी सारा सहरा था, बाकी सब जगहों पे वही लाइफस्टाइल था जो जिसे हम बद्दू तरीका ज़िंदगी कहते हैं, तर्ज ज़िंदगी कहते हैं, जिसमें खैमों में बसना, मूव करना, ऊँट पालना, खाना बदोश, और जहाँ जहाँ बारिश होने से ओएसिस यानी जो नखलिस्तान है वो बनने, वहाँ पे काश्तकारी होना, तो एक तरीकाकार ज़िंदगी का वैसा ही था। ये कॉर्नर इम्पॉर्टेंट था ट्रेड की वजह से कि ये ट्रेड रूट्स थे इस पूरे इलाके में से, या इवन ईरान के अंदर से, ये जो हमारी जो गल्फ ऑफ ईरान है,
खलीज फारस, इसके अंदर से भी अगर किसी ने ट्रेड के लिए जाना तो इस कॉर्नर से गुजर के जाना है। जहाँ पे बिल्कुल सही। आज भी जो मौजूदा जो कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेट जो ऑफ चल रहा है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट ऑफ वाला जो। हॉर्मुज़ वाला है, यहाँ से गुजर के निकलना है बाहर, या अगर किसी ने बाहर से भी गुजरना है तो वो चूंकि गहरे समुंदर के अंदर मूव करना इज वाज वन थिंग। बाकी जो पोर्ट के सिटीज होते थे वहाँ से राशन लेना, वहाँ पे ट्रेडर्स ऐसे नहीं आते थे जिस तरह आज होता है कि जी तेल का जहाज जो है वो चलता है अमेरिका से और वो जाके रुकता है साउथ कोरिया। जी हाँ। ट्रेड जो होती थी वो ये होता था कि जी मैं यहाँ की एक जो प्रोडक्ट है वो लेके जाऊंगा पोर्ट बी पे, पोर्ट बी से जो चीज़ें हैं वो एक्सचेंज करूंगा, कुछ आगे भी मूव करेंगी। तो वो ट्रेडर्स इस तरह मूव करते थे बिल्कुल सही। कि जी यहाँ की जो सेलेबल चीज़ें हैं पोर्ट बी तक ले गए, पोर्ट बी से कुछ चीज़ें बेच दी, कुछ और ख़रीद ली, वो डाली और पोर्ट सी पे चले गए। तो वो जो मूवमेंट थी वो अफ्रीका की जो ईस्टर्न साइड है इसके साथ साथ ओमान के ऊपर से यहाँ से होकर गुजरती थी। वहीं से फिर वो ये जो कराची का पोर्ट है या अंदर चाबहार और दूसरे दीगर पोर्ट हैं ईरान के। तो पॉइंट ये है ट्रेड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इस कोने का, बिल्कुल ठीक। जहां आज ओमान और यूएई मौजूद हैं। सही। अब वो लेटर ऑन रियासतें और बनी, लेकिन चूंकि आज हम यूएई की तारीख पे बात कर रहे हैं तो यूएई का ये जो मौजूदा स्ट्रक्चर है ये 1971 में आके बनता है। हम उस पर वहाँ आएंगे, लेकिन यहाँ का जो इकोनॉमी, यहाँ के लोगों का जो तरीकाकार था वो अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उससे हमें उनके तर्ज ज़िंदगी की समझ आए। ये वाली लाइफ ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ये है तेल की दरियाफ्त और एक यकजा हो के एक मुल्क डिक्लेयर करने के बाद की इकोनॉमी, बाद का तर्ज ज़िंदगी। बहुत रीसेंट है ये। हम लिटरली यानी तारीख के अंदर 50-60 साल तो कुमाने नहीं रखते ख़ास। तो यहाँ की जो इम्पॉर्टेंस है वो हमारे सामने है कि जी वो मेसोपोटामिया पूरा जो है इराक वहाँ से लेके वो उनको भी यही रूट लगता था, पूरा फारस उस ज़माने का, पर्शिया, और दूसरी तरफ जो है एक बड़ी सिविलाइजेशन जो है वो इंडिया में आबाद थी, एक और बड़ी हिस्टोरिक सिविलाइजेशन जो है वो चाइना थी, उसको भी एक्सेस करने का यही रूट था। जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जज़ायर जो हैं इनको भी। तो ये उसकी एक जियोग्राफिकल जो पोजीशन है उसकी वजह से हिस्टोरिकली इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी रही। ठीक है। प्रॉब्लम ये है तारीख के अंदर जवाद साहब कि जो बहुत ही एक ऐसा जुमला जो कई दफ़ा बोला गया, बारहा उसे बयान किया जाता है कि जी तारीख हमेशा फातेह के घुटने के साथ बैठ के तारीखदान लिखता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हिस्ट्री के जो एविडेंसेस हैं या तो वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बुनियाद पे उसे तय किया जाता है कि यहाँ क्या रहा होगा। तो वो यूएई के अंदर मौजूद कुछ साइट्स जो हैं वहाँ से हज़ारों साल पुराने चाइनीज़ बर्तन भी बरामद हुए हैं, विच टेल्स के जी ये ट्रेड करते थे, वहाँ से लोग आते थे, पॉटरी आती थी, कोई और चीज़ जाती होगी, यहाँ से खजूरें जाती होंगी, खजूर की काश्त होती थी बहुत बड़ी, कैमल जो हैं वो था एक बहुत बड़ा, उसे क्या कहना चाहिए, कैटल फार्मिंग का एक कल्चर जो था बेडुइन, उसके अंदर ऊँट थे और भेड़ बकरियाँ भी जहाँ कुछ रागा का मिल जाता है, गुचास बनता था। तो ये चीज़ें वो काश्त करते थे। इसके अलावा इस्लाम का जब ज़हूर होता है तो ये पूरा जो है अरेबियन पेनिनसुला ये मुसलमान हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो तारीख का जो बयान है वो यूएई या आज के ये जो मौजूदा ये वाले कॉर्नर के अंदर कबाइल आबाद थे, इनका एज सच अरेबियन कल्चर जो है ख़ास तरह का अरबों का कल्चर था कि ये चीज़ें मेमोराइज करते थे, लिखते नहीं थे उस तरह से। तो उसकी वजह से कोई ख़ास इनकी तरफ से का जो अकाउंट है वो कभी नहीं मिला, जिसकी वजह से आज भी वो कहा जाता है कि जी ये कज़ाक जजीरे थे और ये इनको उस तरह के टाइटल से भी नवाजा जाता है। उसकी हकीकत सिर्फ ये है कि अगर वो ऐसा था भी तो उसका जो अकाउंट हमारे पास आया है वो है पुर्तगीज हिस्टोरियन, ब्रिटिश हिस्टोरियन, स्पेनिश हिस्टोरियंस, और वो बड़ी वन साइडेड स्टोरी है, और वो वन साइडेड स्टोरी है। एग्जैक्टली। सो इस्लाम के आने के बाद ये सारे इलाके जो हैं ये मुसलमान हो गए। जिस तरह बाकी मुस्लिम ममालिक के अंदर माइनॉरिटीज़, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म को फॉलो करने वाले लोग रहते थे, उस तरह थे खाल खाल, लेकिन प्राइमरीली इनका जो पोर्ट्स के करीब वाले जो शहर थे वहाँ पे उनका तर्ज ज़िंदगी थोड़ा मुख्तलिफ था। वो ट्रेड बेस्ड था, तिजारत, लेन देन, और उसके अलावा एक बहुत बड़ी जो इंडस्ट्री जिसने हमेशा से इसकी इकोनॉमी में बड़ा रोल प्ले किया उस वक्त तक जब तक कि जापान ने एक उसमें इंटरवीन नहीं किया। अब बड़ी हैरानकुन बात लगेगी आपको कि जी सदियों पहले, कई सौ साल पहले जो वो जापान ने कैसे इंटरवीन किया। तो वो ऐसा था कि जी यहाँ पे पर्ल डाइविंग का एक कल्चर था। सही। डाइवर्स जो हैं वो पानी में 20-20 मीटर तक ऑक्सीजन टैंक के बगैर डाइव करते थे और पर्ल्स ढूंढ के लाते थे समुद्र से नेचुरल। बिल्कुल सही। वो पर्ल्स जो हैं वो ताजिरों को बेचे जाते थे और फिर वो पूरी दुनिया में मूव करते थे। और इस पेनिनसुला की जो इकोनॉमी है
उसमें एक बहुत बड़ा किरदार था शायद पर्ल्स। सबसे बड़ा रोल जो है वो, सही, जो इसकी अगर जो कलेक्टिव इकोनॉमी थी उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो उन पर्ल्स का था, यानी वो एक्सपोर्ट थी। सही, बाकी जो चीज़ें थी, खजूर पैदा होती है तो वो भी थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट होती होगी उस ज़माने में, वगरना जो खुराक उगती थी, ज़राअत थी नहीं है सच। वो तो आज भी देखें ना, ये पूरा रीजन जो है ये 80% के करीब अपनी खुराक जो है वो इम्पोर्ट करता है। बिल्कुल साफ पीने के पानी के लिए सैलिनेशन प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं आज भी। तो पीने का पानी और खुराक जो है उसका वही तरतीब थी जो जिसके आसार आज तक भी हमें नजर आते हैं, इतने मॉडर्न उसके होने के बावजूद। तो जो लोग बसते थे समुंदर के किनारे, जो पोर्ट सिटीज़ में बसते थे, उनका तर्ज ज़िंदगी थोड़ा सा मुख्तलिफ था। वो ट्रेडर्स थे, वो इंटरेक्ट करते थे दुनिया भर से आने वाले ट्रेडर्स के साथ, और जो लोकली प्रोड्यूस होने वाली प्रोडक्ट थी वो पर्ल्स थे। सही। जो लोग सहरा के अंदर बसते थे उनका तर्ज ज़िंदगी वही बद्दुआना था, यानी वो बेडुइन स्टाइल में खैमों में बसना, रेतला इलाका है, और सबसे बड़ा जो एनिमल या कैटल फार्मिंग का वो था ज़रिया, वो ऊँटों का पालना, उन्हीं का चमड़ा हासिल करना, उससे प्रोडक्ट्स बननी, उन्हीं का गोश्त, उन्हीं का दूध, वो एक मेजर रोल प्ले करता था। और काश्तकारी भी होती थी, लेकिन काश्तकारी में सबसे बड़ी जो क्रॉप थी वो खजूर ही रही हमेशा इस खित्ते में। तो ये एक पिक्चर है इस्लाम से पहले के और इस्लाम के बाद के इस खित्ते की, जो जनरली अरब से जुड़ी हुई है, लेकिन उसमें जो एक डिफरेंट रोल है वो है पोर्ट का। उन पोर्ट्स में द पोर्ट ऑफ जुल्फार जो है वो तारीख में बहुत उसका बड़ा नाम रहा। वहाँ वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्ट था, आज से कोई 500-600 साल पहले, जिसने इस पूरे इलाके की इकोनॉमी के अलावा पूरी दुनिया की इकोनॉमी में वो रोल इस तरह से प्ले करता था कि जी वहाँ पे आके आप, वो स्टॉप ओवर था मेजर ट्रेड रूट्स का। और यही वो वजह थी कि जिसकी वजह से फिर सबकी नज़रें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जमनी शुरू हुई। पहले पुर्तगीज़ भी है, स्पेनिश भी है, वो मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। तो ये एक ऐसी वो है पिक्चर कि जी एक फ्लरिशिंग सिटी है पोर्ट का, पीछे की इकोनॉमी वैसी है जैसा तर्ज ज़िंदगी है। तो वो उसी तरह अपने अरब तर्ज ज़िंदगी के साथ लोग जो हैं वो इवॉल्व भी कर रहे थे, लेकिन जिस तरह बाकी दुनिया में एक दौड़ धूप लगी हुई थी, उससे ज़िंदगी निस्बतन यहाँ सादा और स्लो थी। बिल्कुल ठीक। और इकोनॉमी का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। इसी तरह जो है वो जो इनका तर्ज ज़िंदगी था सोशल ग्रेड्स पे, वो मोर और लेस वही था जो अरेबिक है। उसमें बहुत सारी चीज़ों में वो आज भी इंटैक्ट हैं। इस्लाम के आने से उसमें एक वो ज़रूर आ गया, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम आया, लेकिन वही कबायली तरीक़ाकार था, कोई और वो नहीं था कि जी ऐसा सियासी निज़ाम है कि एक बादशाह रूल करेगा और उसके गवर्नर्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। लोकल कबीले जो जहाँ बस बैठा है, इलाकों पे उनके अपने अपने सरदार थे, उनको चुने जाने का एक और तरीका था पूरा, वो एक अलग चैप्टर है। तो ये है एक ऐसी पिक्चर जो अगर हम 1000 साल पीछे जाके थोड़ा सा मूव करें तो इस खित्ते में वो जनरली वही बात है, जब तस्वीर बनती है जहन में तो वही बनती है कि जी आज का दुबई, आज का पाम जुमेरा, आज का रासुल खैमा, आज का बुर्ज खलीफा, या इनका वो आता था लग्जरी। और जी बॉलीवुड की फिल्में भी शूट हो रही हैं और टॉम क्रूज भी शूटिंग्स के लिए आ रहा है, ह्यूज होटल्स हैं, और इकोनॉमी जो है वो उसमें टूरिज्म और उसका एक पूरा रोल नज़र आता है। फिर ऑयल, तो ये ऐसा सब कुछ जो है ये हकीकतन ऑयल के दरियाफ्त होने के बाद 1958-1960 के बाद, और फिर जब ये इकट्ठे हुए 1971 में, तो वो कैसे इकट्ठे हुए वो उस पर भी हम बात करेंगे कि जी वो ब्रिटिशर्स कैसे रूल करते। तो ये है जी एक पिक्चर। इस पिक्चर का अगला स्टॉप ओवर जो है वो फिर बनता है जब पोर्ट ऑफ जुल्फार की जो इम्पोर्टेंस जिसमें मैंने बात की है। एक और बहुत अहम नुक्ता जो इकोनॉमी में था, जो पोर्टल सिटीज़ थे उनके यहाँ खुराक का भी और इकोनॉमी का, वो था फिशिंग। सही। लोकल नीड्स पूरी करने के लिए वही जो पोर्टल सिटीज़ का एक कल्चर होता है कि आपके फूड का एक मेजर पोर्शन जो है वो डिपेंडेंट होता है सी फूड पे। तो उसमें मछलियों को पकड़ना और वो फिर उनकी तरसील तकसीम जो भी उस ज़माने के मुताबिक था। तो पर्ल डाइविंग और फिशिंग, ये 2 मेजर प्रोफेशंस थे ट्रेड के अलावा कोस्टल सिटीज़ के। और जो अंदर वाले शहर थे उनका हम पहले तज़किरा कर चुके हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने पोर्ट ऑफ जुल्फार का जिक्र किया और आप ये बार बार इंडिकेट भी कर चुके हैं कि उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है यूएई की जो हिस्ट्री है उसमें। इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में अगर बताएं तो। यूरोपियंस के इस इलाके में, इस खित्ते में आने से पहले, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ बनने से पहले, या पुर्तगीज़ के आने से पहले, या स्पेनिश जो हैं उनके यहाँ आने से पहले, जो कि कॉलोनीज़ दरियाफ्त कर रहे थे, उन पे कब्जे कर रहे थे और वो सारा, उनके यहाँ आने से पहले भी
पोर्ट ऑफ जुल्फार वाज अ प्लेस कि जहाँ से जापान, चाइना से लेकर के ईस्टर्न अफ्रीका और इन मुल्कों तक ऊपर से घूम के यूरोप तक भी शिप्स जो हैं वो ट्रेडिंग के लिए मूव करते थे। बिल्कुल ठीक। तो आप उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगाएं ना कि एक ऐसा शहर जो ऐसी जगह पे मौजूद है कि जहाँ पे ईरान, बर सगीर, चाइना, पूरा अफ्रीका को उसने वो चक्कर लगा, तो इस खित्ते में उसकी इंपॉर्टेंस, हम उस ज़माने में कम पोर्ट्स हैं जो इतने इंपॉर्टेंट थे। यानी जो इंडिया के साउथ के इलाके के जो पोर्ट्स हैं, बॉम्बे वगैरह, वो भी अहम थे, लेकिन उनके यहाँ जो है उनका अपनी प्रोडक्ट्स थी, अपनी नीड्स थी, अपनी एक्सेसिबिलिटी थी चीज़ों के साथ। तो यहाँ से अगर ट्रेड के जहाज़, चाइना से एक जहाज़ चल रहा है और वो जुल्फार आके रुक रहा है, अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स अनलोड कर रहा है और यहाँ से लोड करके वापस जा रहा है, और जुल्फार से एक जहाज़ जो है वो चल रहा है और वो यहाँ से साउथ अफ्रीका के टिप तक जो है वो ट्रेड करता हुआ जा रहा है, तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन काइंड ऑफ रोल था, मरकजी किरदार था। उसमें जुल्फार से लोकल प्रोडक्ट्स में पर्ल्स, डेट्स और अरेबियन हॉर्सेस ये एक्सपोर्ट होते थे। सही। टूवर्ड्स इंडिया मीन्स सब कॉन्टिनेंट, टूवर्ड्स चाइना एंड टूवर्ड्स अफ्रीकन अदर रीजन्स डाउन देयर। और दूसरी जो है कि वो खरीदते क्या थे, वो वही प्रोडक्ट्स जो हर इलाके की अपनी अच्छी प्रोडक्ट्स थी। इंडिया से कपड़ा, बेहतरीन बना हुआ कपड़ा जो है वो इंपोर्ट करते थे, और वो आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जाता था, लोकल यूसेज भी उससे होता था। लेकिन ना, अगर इराक आपने पहुंचना है इंडिया से कपड़ा लेके, तो आप या तो पर्शियन गल्फ के अंदर से जाएं कुवैत, और कुवैत से इराक पहुंचें जो उस वक्त मेसोपोटामिया था, या ये है कि जी आपने अगर बाय शिप जाना है तो फिर आपको पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा के ऊपर से आना पड़ेगा, जो एक लॉन्ग रूट था। तो कपड़ा और ये ट्रेड की जो प्रोडक्ट्स हैं ये यहाँ अनलोड होती थी, और फिर यहाँ से बाय रोड यानी काफिलों की शक्ल में वो मेसोपोटामिया, शाम, मिस्र तक यहाँ से ट्रैवल करते थे। मिस्र का एक कोना लगता था रेड सी में, लेकिन ये भी उसका एक रूट था ट्रेड का। बिल्कुल सही। तो एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट्स में 3-4 मेजर चीज़ें थी, पर्ल्स, डेट्स और हॉर्सेस, एनिमल्स। और जो इंपोर्ट थी उसमें कपड़ा, डिफरेंट मेटल्स और स्पाइसेस। इंडिया के जो मशहूर हमारे यहाँ के मसाला जात हैं वो भी यहाँ से इसी ट्रेड रूट के जरिए अरब वर्ल्ड में एंटर होता। और दीगर खाने पीने की चीज़ें भी यकीनन आती होंगी। जी बिल्कुल। वो उस वक्त उस ज़माने में फ़र्क सिर्फ ये था कि जो चीज़ें ताज़ा सब्जियाँ, ताज़ा फल जो हैं उनकी ट्रैवलिंग वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स ना होने की वजह से मुमकिन नहीं थी। ड्राई जो प्रोडक्ट्स थी वो यकीनन मूव करती, उनमें स्पाइसेस का मेजर रोल था। यकीनन उस ज़माने में ये खित्ता बहुत सारी दालें प्रोड्यूस करता था, वो दालें भी जाती होंगी। इसी तरह ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी कुछ चीज़ होती होगी, लेकिन जो मेजर तारीख़ में वही अगेन बात है कि जो हमें ग्लिम्पसेस मिलते हैं हिस्ट्री में, बीइंग अ स्टूडेंट जब हम उसको पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसमें 3-4 मेजर जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो मिलती हैं जी। कपड़ा था, कपड़े की 2-3 मुख्तलिफ इक़साम है, उसमें रेशम का, कॉटन का, डिफरेंट। और कॉटन चूँकि पैदा होती थी कपास सब कॉन्टिनेंट में, यहाँ से उसका कपड़ा बनता था, सूती कपड़ा जो है, तो वो सूती कपड़ा जो है वो अरब ममालिक के लिए इंतहाई गर्म खित्ते होने की वजह से वो बहुत एक उसे कहना चाहिए कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट थी जो उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा था। तो वो रोल यहाँ से प्ले होता था, और उसी में फिर स्पाइसेस का भी तज़किरा आता है। चाइनीज़ पॉटरी के सबूत मैंने पहले भी बताया मिलते हैं। तो चाइना जो है वो रिफाइंड प्रोडक्ट्स में पॉटरी और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो भी वहाँ से आती होंगी। लेकिन जब ताजिर मूव करते हैं, मैं 2-4-6 दफ़ा किसी ऐसे खित्ते में जाऊं तो मुझे ऐसा अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सी चीज़ की मार्केट होनी चाहिए। वो फिर आप मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, आप कुछ चीज़ें अगली दफ़ा साथ लेके आते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसी तरह ये ट्रेड रूट्स बने हुए थे, और यही वजह थी कि ये जो पोर्ट ऑफ जल्फार है, इसकी ये फ्लरिशिंग, थ्राइविंग एक इकोनॉमी जो थी, इसी ने फिर इसी पे नज़र, कॉलोनियल पावर्स को और यहाँ पे कोई ख़ास अट्रैक्शन नज़र नहीं आती थी। तो पोर्ट ऑफ जल्फार जो है वो एक ऐसी अट्रैक्शन थी जिसकी वजह से उनको लगा कि ये एक इंतहाई अहम पोर्ट है, इस पे जिसका कंट्रोल होगा वो ट्रेड रूट्स को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, आपने पर्ल डाइविंग का भी जिक्र किया। पर्ल्स कैसे वो ढूंढते होंगे? आजकल तो यकीनन बहुत सारी सहूलियात मौजूद हैं, उस वक्त तो एक बड़ा मुश्किल काम होगा। जी मुश्किल काम यकीनन था, लेकिन अगेन वो जो है हार्श रियलिटीज़ में से है ना, आप एक ऐसे खित्ते में बसते हैं कि जहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनके साथ ही आपने ज़िंदगी गुजारी। बिल्कुल। तो वो फिशिंग के अलावा एक रिसोर्स ये भी था उनका। और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना उस ज़माने में ऑक्सीजन के सिलेंडर होते थे, ना किसी के जहन में यह ख्याल आता था कि जी हम पाइप, कोई ऐसी कोई नाली पाइप जैसी कोई चीज़ तैयार कर लें जिसको हम रख के ऑक्सीजन ले सकें ऊपर से और हम नीचे जाएं और जाके तलाश करें। ना कोई ऐसा स्कूबा डाइविंग का गियर होता था। तो वो लोग नेचुरली विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट
डाइव करते थे। अब आप डाइव करके नीचे चले गए हैं सांस रोक के, तो फिर वो सीपियां, घोंगे, उनमें से पर्ल्स तलाश करना, लेके आना, उनको उठा के ऊपर तक पहुंचाना, तो वो विदाउट ऑक्सीजन डीप डाइविंग लाइक 20 मीटर्स तक का उसमें है। फिर वो उसमें प्रैक्टिस करते थे और हजारों लोग इस पेशे से वाबस्ता थे। सही। और यकीनन बहुत सारे लोगों की उसमें डेथ भी हो जाती है, अमवात भी बिल्कुल हो ऐसे जाती थी डूबने से और इन्फेक्शन से। आपको अगर साल्टेड वाटर में आपको कोई चोट लगी हुई है तो वो आपको इन्फेक्शन कर सकता है कोई। एंड सम एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, शार्क्स जो हैं वो शार्क अटैक्स आज नहीं होते सिर्फ, ये उस ज़माने में भी थे। सही। तो इस पूरे इलाके में ये एक चूँकि एक सख्त हकीकत है कि इकोनॉमी ऐसी थी कि उसमें पर्ल्स जिसको मिलेंगे वो यकीनन उनको अच्छे पैसे में, अच्छे दामों में बेचेगा। तो वो एक पूरा उनका वो था, और उसके साथ एक कल्चर जुड़ा हुआ था पूरा पर्ल डाइविंग का, कि जब लड़के जो हैं वो जवान होते हैं, तैराकी सीखनी है, और फिर उसके बाद उन्होंने कौन कर सकता है ये काम, उसके लिए कितना दलेर होना, उसके लिए कितना उसको फिट होना ज़रूरी है। तो उसका एक पूरा सिस्टम था। जिस तरह आज होता है ना, हम रेडी करते हैं कि जी किसी को तालीम स्कूल की दिलवाई जाती, कॉलेज की, उसकी एक पूरी तरतीब थी उनकी लोकल इकोनॉमी में। और जवाब यूएई की इकोनॉमी में पर्ल डाइविंग का रोल इतना इंपॉर्टेंट था कि जब 1920-30 की दिहाई में जापान ने प्रोडक्शन स्टार्ट की ना कल्चर्ड पर्ल्स की, सही, तो यूएई की इकोनॉमी ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गई। अच्छा, क्योंकि कल्चर्ड जो पर्ल्स थे उनको तो पैदा किया जा सकता था ना, जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक उनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। तो उन्होंने पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर वो पर्ल्स देने शुरू कर दिए, और उसके नतीजे में ये हुआ कि जी यूएई के जो रेयर पर्ल्स थे, जिनको तलाश करना, ढूंढना एक मुश्किल काम था, उनकी इंपॉर्टेंस, अहमियत, वो जो आज भी बात है ना सीप के अंदर मोती, वो मोती की जो अहमियत थी वो जापान ने ख़त्म की थी। सही। और जापान ने कोई यूएई के अगेंस्ट ये काम नहीं किया था, उन्होंने तो अपनी एक इंडस्ट्री डेवलप की, एक उसके अंदर एक तलाश किया कि जी हमें ये चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए, इससे इकोनॉमी बढ़ाई जा सकती है, इससे मुनाफा कमाया जा सकता है। बात हम कर रहे थे यूएई के अंदर उस दौर में पर्ल डाइविंग जो थी उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट था। तो आपने वो बात ये की थी ना कि जी क्या कैसे होता होगा, वो जैसे भी होता था वो ओवरऑल इंडिविजुअल्स की इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करता था, और यूएई पूरे की इकोनॉमी भी उससे इम्पैक्ट होती थी। बिल्कुल सही। तो वो जो पर्ल इकोनॉमी के कोलैप्स करने से जो यूएई में हुआ उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा ना पीछे से आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि जब पोर्ट ऑफ जल्फार जो है वो फ्लरिश कर रहा था, तो 1507 में पुर्तगीज ने आके हमला किया यहाँ पे, और उन्होंने आके यहाँ पे कंट्रोल जो है वो गेन करना शुरू किया और इकोनॉमी पे। और मकसद उसके पीछे सिर्फ एक ही था कि वैसे तो कॉलोनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ना यहाँ ज़राअत होती है, ना यहाँ कोई इंडस्ट्री है, लेकिन इस पोर्ट पे कंट्रोल अगर होगा तो हम ट्रेड रूट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो 100 साल तकरीबन उनका ये ट्रेड रूट्स के ऊपर कंट्रोल जो है वो जारी रहा। तो 1507 में जो तारीख हमें बताती है कि उन्होंने आगे यहाँ पे अपना कब्जा कर लिया और अपना इन्फ्लुएंस जो है उसे इतना बढ़ा लिया कि कंट्रोल उनके हाथ में चला गया काफ़ी हद तक। वो 100 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। उसके बाद जो है डच और ब्रिटिश आगे पीछे जो है उनको भी समझ आया कि भाई अगर हमने जब ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही थी और इंडिया पे कब्जा करना था, और ब्रिटिश एक पूरी जो है वो इंटरनेशनल पावर के तौर पे अपीयर हो रहा था, तो फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये वाले जो है ना कोने खुदरे खाली करवाने शुरू किए। तो उस दौरान में पहले तब यूरोपियन कंट्रीज कब्जा भी खेल रही थी। जी जी, हाँ, सारी नेशंस जो हैं वो स्पेनिश, पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स स्पेशली, जिनके बारे में कहा जाता है कब्जे किए जाएंगे तो सूरज गुरूब क्यों होगा, और अपने यहाँ वैसे भी सूरज थोड़ी देर के लिए निकलता है वहाँ पे उनके, तो शायद इसलिए भी वो ये चाहते थे कि ज़्यादा सूरज, ज़्यादा शमसी तवानाई इकट्ठी की जाए। एनीवेज द पॉइंट इज़ के फिर ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, और यही वो नुक्ता है जहाँ पे मैं कह रहा था कि तारीख जो है वो हमेशा फातेह के घुटनों के साथ बैठ के लिखी जाती है। द पॉइंट वाज कि जी अब जो हिस्ट्री हमें पुर्तगीज, डच और ब्रिटिश हिस्टोरियंस बताते हैं उसमें था कि जी ये कज़ाक थे, ये हमें तंग करते थे, ये था नहीं, असल में ये कोई भी क्लियरली नहीं बता सकता। अब देखें कि एक पोर्ट जहाँ से इकोनॉमी और हर चीज़ मूव कर रही है, ट्रेड हो रही है, सब वो गुजरते हुए ट्रेडर्स को क्यों तंग करेंगे? जी हाँ, उनका तो रोजी रोटी है ये। अगर वहां से ट्रेडर्स पास कर रहे हैं ब्रिटिशर्स या और, तो वो क्यों, कोई भी ट्रेड बेस्ड कोस्टल सिटी ट्रेडर्स पे अटैक क्यों करेगा? बिल्कुल, ये कहने के लिए कि जी आप हमारे पास रुकें, भाई क्यों? वो तो फैसिलिटेट करते हैं, ये तो तारीख में तो सो इसलिए ये जो है ना ये थ्योरी थोड़ी सी वो लगती है कि जी कज़ाक होने वाला, उसमें डूबियस है थोड़ी, वही उसके वाली कहानी है कि जी चूंकि मैं कह रहा हूँ और मैं ताकतवर हूँ तो मैं ठीक कह रहा हूँ, तो इस तरह की कहानी लगती है। तो डच और ब्रिटिशर्स जो हैं वो 17वीं सदी यानी 1600 समथिंग में उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ाना शुरू किया, और फिर यही
जो है वो नतीजा निकला इन्हीं चीज़ों का कि 1700 समथिंग में अल कासिमी जो कबाइल थे वो कोस्टल कबाइल थे जो कोस्ट के साथ साथ बसने वाले, उन्होंने एक स्मॉल यूनियन बनाई। और उस यूनियन में ये हुआ कि इससे पहले ये कोस्टल सिटी के तौर पे पहले माजी में वो करते रहे थे, फैसिलिटेट करते थे दीगर ट्रेडर्स को, बट दिस टाइम दे डिसाइडेड टू मेक देयर ओन फ्लीट। तो उन्होंने एक इंतहाई ताकतवर, अच्छा, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड जो है वो मैरीटाइम फोर्स के तौर पे वो अपीयर हुए और उन्होंने एक अच्छा बड़ा फ्लीट जो है जहाज़ों का बनाया। और वो जहाज़ जो है वो फिर खुद, यानी पहले ये था कि जी ट्रेडर्स के जहाज़ आ रहे हैं जा रहे हैं दूसरे ममालिक के, उनको फैसिलिटेट करने की, लेकिन ये अब जो है वो इन्होंने इस यहाँ तक पहुँचने तक उन्होंने तय किया कि ये हमारे अपने फ्लीट्स होने चाहिए। सही। और उन फ्लीट्स ने फिर उनकी सिक्योरिटी के लिए तोपखाना और उसी तरह चीज़ें भी वो होती थी साथ में। ये वही अल कासिमी जो मैरीटाइम फोर्स थी जिसने ट्रेड स्टार्ट की अपने जहाज़ों पे, वही सब कॉन्टिनेंट के साथ, चाइना के साथ, अफ्रीका के साथ, यहाँ पे वो खुद ट्रेड का एक प्रॉपर उन्होंने कंट्रोल लिया। और यही वो ट्रेड का कंट्रोल था जिसको लेटर ऑन ब्रिटिशर्स ने अपने लिए ख़तरा जाना कि हमारे जो एम्बिशंस हैं उनमें ये अगर इस इलाके के कोस्टल रूट्स के ऊपर इनका कंट्रोल रहेगा तो फिर जो है वो हम क्या बेचेंगे। और 19वीं सदी के अवाइल में शायद ब्रिटिशर्स ने अटैक एग्जैक्टली वो जो है उस अटैक में जितनी प्रिपरेशन थी, जो अरेंजमेंट्स थे, वो सारे बॉम्बे में बैठ के किए गए। 3000 जो हैं वो बरतानवी तो उसमें कम थे, यहाँ से लोकली रिक्रूटेड लोगों को एंगेज किया गया, उनको एक तनख्वाह पे मुलाजिम भर्ती करते थे। बट उसमें जो दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसके बाद 1858 में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जी ओके फाइन, हम जो सब कॉन्टिनेंट है इसको हम अपनी उसमें हुकूमत में ले रहे हैं। वरना उससे पहले वो ये कहते थे कि जी हमने एक कंपनी को ट्रेडिंग का वो दिया हुआ है, वो क्या कर रहे हैं किसी दूसरे मुल्क की उसमें, मतलब ये इतनी उनका वो है, उसे क्या कहना चाहिए, एक दोहरी शख्सियत कि वो कर भी सब कुछ रहे थे और मानते भी नहीं थे। 1819 का ये वाला जो वाक़या है, उस 1857 की जंग आज़ादी से 40 साल पहले इन्होंने 3000 सिपाहियों का एक क्रू तैयार किया। उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व थी, एक तो बरतानवी फौजी इन्वॉल्व थे, उनको लिया गया, जो जनरल थे वो भी बरतानवी फौज से ताल्लुक़ रखते थे, और जो फ्लीट था वो ब्रिटिश रॉयल नेवी का फ्लीट था जो इस्तेमाल किया गया। तो 1819 में वो मौजूदा रासुल खैमा साबका जुल्फार इस पे अटैक करते हैं और उस अटैक में पूरे का पूरा फ्लीट जो था अल कासिमी जो कबाइल थे उनका, उस फ्लीट को हिट किया गया। फिर जो कला उन्होंने बनाया हुआ था पोर्ट पे, उस कले को हिट किया गया और ऑन ग्राउंड उतार के तोपखाना जो है उसके साथ बाकायदा पूरे कले को उस वक्त तक उस पर बम्बार्डमेंट की गई फ्रॉम द शिप्स एंड फ्रॉम द ग्राउंड, जब तक वो पूरा कला मस्मार नहीं हो गया। सही। बाकायदा जिसको कहते हैं कि जी उसे मलिया मेट करने तक वो जारी रही, उसमें इंसानी जानें भी गईं और बड़ा जुल्म हुआ। उसके बाद ये जो पूरा यूएई का रीजन है इसके ऊपर बाकायदा कब्जा कर लिया बरतानिया ने। सही। और वो कब्जा जारी रहा 1971 तक। सही। ये वो चैप्टर है जिसमें फिर अंदर और वाक़यात पेश आते रहे, लेकिन 1819 में उन्होंने अटैक किया, फिर एक्सपीडिशंस हुई, अंदर जाके कबाइल को पकड़ा मारा। अल्टीमेटली 1820 के अंदर वो, चूँकि इनको इन कोस्टल सारे कबाइल को, इन सिटीज़ के कबाइल को कहते ही कज़ाक थे कि ये पायरेट्स हैं। तो उस चैप्टर को, वो जो आप बात शुरू में कर रहे थे ना कि जी कज़ाकों का, वो पायरेट कोस्ट का नाम इसको उस वक्त के हिस्टोरियंस और इसके बाद दिया गया। सही। तारीख में उससे पहले जो है वो तज़किरा ज़रूर मिलता है कि जी ये फ्लीट जो है ख़तरा हो सकता है, ये वो उनके अकाउंट्स में, बट ये जो 1819 की एक्सपेडिशन है इसके लिए बिल्डअप और फिर अटैक और उसके बाद से उसको डिक्लेयर किया जाना कि ये पायरेट कोस्ट है पूरा। उस अटैक को जस्टिफाई भी तो करना था ना जी। और यहाँ पे हमारे यहाँ आप देखें कि आज भी लोग बाज़ औक़ात वो जो होता है ना गुस्से में, जब उन्होंने यूएई के बारे में कोई बात करनी होती है तो वो बिल्कुल बिला झिझक ये बात कह देते हैं कि ये कौन लोग थे, ये तो सिर्फ बहरी कज़ाक थे। आपने सुनी होगी ये गुफ्तगू, बहुत सारी हमारी जर्नलिस्टिक सर्कल्स में भी हम बात करते हुए फ्लो में बात कर जाते हैं। वो अकाउंट ब्रिटिश हिस्टोरियंस का है। सही। और वो जैसे उन्होंने जस्टिफिकेशन देनी थी उसकी वो दी, वो हमेशा से देते आए कि जी हम क्यों अटैक करते हैं। वो हमने अमेरिका की इन्वेजन्स की बात की, हमेशा जस्टिफिकेशन के साथ आए वो, लेकिन वो जस्टिफिकेशन जो है वो एक फाते की जस्टिफिकेशन या अटैकर की हो सकती है, अग्रेसर की हो सकती है, जिस पे हो रहा है
उसका कोई और अकाउंट, और वो हमें इसलिए नहीं मिलते कि एक तो ये कि जी वो मफतूह थे, वो सब उनका तबाह बर्बाद कर दिया गया, दूसरा वहाँ पे कल्चर नहीं था सच रिटर्न रिकॉर्ड्स रखने का, और अगर थे भी तो मेरा ख्याल है कि ब्रिटिशर्स ने छोड़े नहीं होंगे जिस तरह की उनकी तबीयत है। बिल्कुल सही। तो उसके बाद जो है वो फिर ये सारा एरिया ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया, और वो कंट्रोल ट्रेड रूट्स का ही कंट्रोल था। बिल्कुल सही। और ये वही वक्त है जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है पूरी पर्शियन पेनिनसुला जो है इसमें से भी ट्रेड प्रॉपरली स्टार्ट हुई। जो कुवैत के पोर्ट्स हैं यहाँ से यूरोप की तरफ, यानी मेसोपोटामिया, इराक और उसके दरमियान से जो रास्ते अंदर से जाते हैं, कि वो जो ज़मीनी रूट्स हैं उन तक यहाँ से एक्सेस पहुँचाई जाए, तो वो तुर्की तक भी काफिले जो है वो सामान लेके ले जाते थे। और ये एक लॉन्गर प्लानिंग का हिस्सा था, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव भी थी। बरतानिया चूंकि ये समझता था कि जी कल कला को हमने अगर जरूरत पड़ती है तो इधर से भी कंट्रोल हमने गेन करके, और देखें आप ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि 1819 में तुर्की वाज अ मेजर पावर, एक मेजर पावर प्लेयर था, सुपर पावर थी वो। तो ये एक तरह से इधर से उस मुस्लिम ताकत को घेरने का भी एक रास्ता था। तो इसलिए जो रासुल खैमा, मौजूदा रासुल खैमा उस वक्त का जुल्फार है, इसके ऊपर अटैक करने के बाद इस पूरे खित्ते पे कब्जा कर लिया गया, और वो कब्जा कभी ना छोड़ते। ये भी एक बड़ी मजेदार बात है, वो आगे चल के हम बात करेंगे जब हम 1971 में पहुंचेंगे। वो कभी कब्जा ना छोड़ते अगर उनकी अपनी गर्दन पे ना आती बात। सही, खुद, और ऐसा किसी ने उनसे कहा नहीं था। 1971 में खुद कहा था बरतानिया ने कि भाई हम अब पुल ऑफ करने लगे। अच्छा, 1820 में बरतानिया ने एक कंट्रोल ले लिया इस पूरे खित्ते का, और क्रूशल स्टेट्स इनको डिक्लेयर कर दिया गया। उस वक्त उस कंट्रोल की नौयत क्या थी, रूलर कौन था, कैसे निज़ाम चल रहा था? जी जवाब, जैसे मैंने जिक्र किया कि जी पहले इनको पायरेट कोस्ट कहा जाता था, इस इलाके को, इस कोस्टल बेल्ट को। फिर जब बरतानिया ने 1819 में अटैक करने के बाद वहाँ पे कंट्रोल लिया, तो इनको क्रूशल स्टेट्स का नाम उन्होंने दे दिया। जैसे आपने कहा, कंट्रोल जो है वो ट्रेड रूट्स का और उनका ज़रूर लिया, लेकिन जो हुक्मरान थे वो लोकल उसी तरह कबाइल के अपने अपने जो हैं वो हेड्स ही थे। बिल्कुल ठीक है। वो जो क्रूशल स्टेट्स जिन्हें कहते हैं, उन स्टेट्स के अलग अलग अपने अपने हेड्स थे। तो वो जो एक उससे पहले कल्चर चला आ रहा था कि जी लोकल इलाकों में मुख्तलिफ कबाइल जो हैं उनके अपने अपने सरदार थे, वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी एक शक्ल ये बन चुकी थी कि जो स्टेट उस वक्त डिक्लेयर हुआ, जो इलाका, उसका एक अपना रॉयल फैमिली, उसकी एक सरदार फैमिली बन चुकी थी, जिनकी फैमिली के अंदर ही मूव करता था वहाँ का कंट्रोल। और यूजुअली उनके पास उसी तरह रिसोर्सेज भी होते थे। जब ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने आके ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने के लिए, मैं वही बात अगेन कि जी यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ थी नहीं, जो कुछ था वो थी पर्ल डाइविंग से वो हासिल होता था। और पर्ल डाइविंग जो है वो फिर 1820 से 1930 तक जो है वो जितना फ़ायदा उठा सकते थे उन्होंने उठाया। 1930 में ये हुआ कि वो 1920 और 1930 की दिहाई में जब जापान ने कल्चर्ड जो है पर्ल्स, तो वो इकोनॉमी भी कोलैप्स कर गई। और उसी वक्त इत्तेफाक की बात यह है कि पूरी दुनिया में जो ग्रेट डिप्रेशन है वो 1929 में स्टार्ट होता है। अब पूरी दुनिया के अंदर जहाँ वो पर्ल्स सेल होते थे उनकी बाइंग पावर पहले श्रिंक हो रही है, दूसरी तरफ ख़रीदार जो है वो कम हो रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या होता है कि जापान जो है वो कल्चर्ड पर्ल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देता है। तो वो पूरी इकोनॉमी जो थी, या पूरा जो पर्ल डाइविंग का सिस्टम था पर्ल्स का, वो कोलैप्स करता है, जिससे ताजिर मुनाफा कमाते थे और टैक्स देते थे अपनी अपनी स्टेट्स के जो भी उनके सरदार थे उनको, और उस टैक्स से वो अपना निज़ाम रियासत का चलाते थे, जिस तरह का भी जितना उनका निज़ाम उस ज़माने में होता था। हुआ ये कि जब वो ट्रेडर्स और डाइवर्स और फिशरमैन और वो सब जो हैं वो उस इकोनॉमी के हिट होने से एकदम से पूरी ये जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं ये बहुत तेज़ी से बिल्कुल ही गरीब हो गई, खाने पीने के लाले पड़ गए। बिल्कुल ठीक। और इस खाने पीने के लालों में ही ये हुआ कि 1930 के अंदर उस वक्त जो हुक्मरान थे दुबई के शेख सईद अल मखदूम, जिनके पोते आज मोहम्मद बिन राशिद जो हैं, जो आज दुबई के जो रूलर हैं, इनके दादा जो हैं उनके अगेंस्ट ताजिर जो है उन्होंने एक अलाइंस बना के वो खड़े हो गए कि जी आप जो कुछ आज तक इकट्ठा करते रहे हैं उस सारे को आपने संभाल कर रखा हुआ है, अब जब ये इकोनॉमी गिरने लगी है तो आपको अपने लोगों का ख्याल करना चाहिए। और वो डिमांड करते थे कि जी एक मजलिस शूरा का एक निज़ाम होना चाहिए, इस तरह मुतलकुल अनान एक एब्सोल्यूट पावर जो है वो आपके पास नहीं होनी चाहिए। आप वो पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें कुछ और, उसके अंदर एक मजलिस के अंदर फैसले हों जिससे वो पैसे
जो आपके ख़जाने में पड़े हैं वो लोगों की फलाह के लिए खर्च हो सकें, उनके खाने पीने के लिए, तालीम या सेहत के लिए भी इस्तेमाल हो सकें। वो जो मूवमेंट थी, उस मूवमेंट को मजलिस मूवमेंट का नाम दिया गया। आज भी हिस्ट्री में उसे मजलिस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। वो बड़ी मूवमेंट जो है वो लेटर ऑन बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह से हुई कि जो आज का मिजाज है यूएई का, दुबई का, इनके मिजाज को समझने के लिए इस 1930 के इस वाक़े को समझना बहुत ज़रूरी है। सही। जो ताजिर थे उन्होंने, आप दुबई को देखें तो वहाँ पे एक क्रीक है, यानी एक समुद्र का एक हिस्सा है जो खुश्की के अंदर जाता है। उसकी एक तरफ जो है वो ट्रेडर्स और उनका एक पूरा मार्केट और बाजार और वो कंट्रोल था, वो दीरा का इलाका था। ठीक है। दूसरी तरफ जो है वो जो इलाका था वो था रूलर्स के कंट्रोल में। ठीक है। तो यहाँ जो दीरा वाले इलाके में बसने वाले लोग थे, इन्होंने डिक्लेयर किया, पहले इन्होंने डिमांड की, वो डिमांड्स जब पूरी नहीं की गई उस पर सख्ती की गई। दुबई क्रीक की जो दीरा वाली साइड है, यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी है और यहाँ का जो ताजरों का एक अलाइंस था जो ये डिमांड करते थे, जब वो मुसल्ला तहरीक की शक्ल में उसने इख्तियार की तो यहाँ पे मानी बिन राशिद नामी एक ताकतवर उस वक्त के एक ताजिर, और उनका ताल्लुक भी वैसे जो रॉयल ब्लड लाइन थी उसकी ही एक शाख से था। सही। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जी अब आपका हमारा जो है वो यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल ठीक। हुक्मरानों का। दूसरी तरफ जो कंट्रोल है वो हुक्मरान फैमिली के पास था, जहाँ शेख सईद का अपना महल भी था। सही। और इस तरफ इन्होंने ये किया कि जी अब यहाँ पे आप लोगों का कोई वो नहीं है, आप यहाँ के हुक्मरान नहीं हैं, हम यहाँ पे देखेंगे क्या फ़ैसला करना। उसमें उन्होंने गलियों बाज़ारों में ट्रंचेस बाकायदा खंदकें खोद दी और मोर्चे बनाए और बंदूकों वाले जो मुसल्ला लोग थे वो बाकायदा पहरा देते थे और आर्म स्ट्रगल से स्टार्ट बाकायदा उसकी हिफाजत के लिए भी उन्होंने कि जी कहीं हम पे हमला ना कर दिया जाए खामोशी। तो वो जो वाक़या जिसकी मैं बात करता हूँ इनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो वाक़या ये है कि एक दिन ये जो ताजरों वाली बेल्ट थी दीरा वाली साइड, यहाँ पे एक शादी का फंक्शन था जिसमें सारे जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे वो शादी के अंदर मसरूफ़ थे या उसको एंजॉय कर रहे थे, वहाँ पे सारे शरीक थे शादी में। तो पहरा ज़रा कमज़ोर हुआ। तो मौजूदा जो रूलर हैं मोहम्मद बिन राशिद, इनके वालिद राशिद बिन सईद जो शेख सईद के बेटे थे उस वक्त के रूलर के, वो यंग थे, उन्होंने अपने साथ कुछ सिपाही मलेशिया जो थी लोकल, जो उनके साथ के लोग थे, उनको साथ लिया और खामोशी से रात को शादी के फंक्शन के दौरान हमला कर दिया। सही। वो पहरा लूज होने की वजह से वो अटैक करने में कामयाब हो गए। वो अटैक उनका कामयाब रहा और उसमें उन्होंने कब्जा वापस ले लिया दीरा वाली साइड का। ठीक है। अब वो जब कब्जा वापस लिया तो वो सारे लोग, ये तय हो गया कि जी आप जीत गए, आपने मुतालबात नहीं माने। नहीं, उन्होंने उन सब लोगों को इबरत का निशान बनाया। सही। किसी को माफ़ी नहीं मिली, सबको जो है वो सरेआम कत्ल किया गया लोगों के सामने। कुछ लोगों को जो ज़्यादा एक्टिव थे, जो ज़्यादा लीड कर रहे थे उस सारी मूवमेंट को, उनकी आंखें जो हैं वो निकाल के उन्हें सहरा में छोड़ दिया गया। सही। कि ये भूखे प्यासे रास्ता देखे बगैर यहाँ भटक के मरें और इबरत का निशान बने। सही। और ये तय कर दिया उन्होंने कि जी जो हमारे रूल्स के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगा उसको हम ऐसी इबरतनाक सजा देंगे कि दोबारा कोई उठ ना सके, और वो ही हम आज तक इम्प्लीमेंटेड देखते हैं, नजर आता है। जो वही माइंडसेट जो है वो मॉडर्न स्टेट में भी उनकी में वैसे ही है। जी बिल्कुल। और वो माइंडसेट ये है सिंपली कि जी जो हमारा तरीकाकार है रूल करने का, उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप आवाज़ नहीं उठा सकते। ये कुछ रोज़ कबल मेरी एक अजीज़ा आई हुई थी, उन्होंने कहा जी मैं ये जो अटैक्स हो रहे थे, इन अटैक्स के दौरान में एक जगह पे मेरे अपार्टमेंट से वो नज़र आ रहा था जहाँ पे हमला हुआ। सही। को ड्रोन गिरा के ईरान का या मिसाइल लगा, तो मैंने वीडियो बनाई है। अभी मैंने वीडियो बंद की है तो मुझे मैसेज आ गया और वो मैसेज उर्दू में लिखा हुआ था कि ये जो आपने वीडियो बनाई है इसको फ़ौरन डिलीट कर दें। यानी आप इमेजिन करें कि ना सिर्फ उनका ये नेटवर्क मौजूद है कि वो ये अंदाज़ा लगा लेते हैं, उन्होंने स्नैपचैट की एप्लीकेशन से चूँकि बनाई तो वो वहाँ पे भी इतनी मॉनिटरिंग है, जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर भी इतनी मॉनिटरिंग है कि आप एक वीडियो बनाते हैं तो वो कैमरा जो है उसकी इंडिकेशन चली जाती है कि जिस कैमरे ने ये वीडियो बनाई है, तो उसके ऊपर मैसेज जो आता है, जो कि आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो आपको मैसेज उर्दू में आता है कि इसे डिलीट कर दें ताकि कोई एम्बिग्विटी ना रहे। एंड शी डिड इट। और वो कह रही है कि जी वहाँ पे हमें ये एक बहुत ही कॉमन बात है कि आप जंग पे, इन अटैक्स पे कोई बात नहीं कर सकते। आपने कुछ देख लिया, आपके सामने अटैक हो गया, आप चेहरा जो है ना वो अपना दूसरी तरफ करके निकल जाए, इतनी सख्ती है। तो ये वही माइंडसेट है कि जी नहीं, हम बताएंगे कि तरीकाकार क्या है रूल करने का। तो वो जो मैं इस माइंडसेट
की बात कर रहा हूँ कि 1938-39 के ये जो वाकयात हैं ना इस मूवमेंट के, समझने में मदद मिलती है। इनको देखने से हमें ये समझ आती है कि उन्होंने ये तय कर लिया हुआ है कि हमने रूल कैसे करना है। ऑल्दो आज के मॉडर्न दौर में या सोशल मीडिया के एक्सेस में वो उस तरह से लोगों को सरेआम कत्ल नहीं करते या वो नहीं करते, लेकिन लोगों के गायब होने की, उठाए जाने की, डिपोर्ट होने की खबरें हमारे सामने मौजूद हैं कि जी वो बुलाया जाता है और बुला के कहा जाता है जी आप पाकिस्तान से हैं, आप वापस जाएं। कोई वजह नहीं है इसके पीछे। आप पाकिस्तान विजिट करने आए अपनी फैमिली को सिर्फ इसलिए कि ये जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट है इसमें वो एक एक्सेस तैयार कर रहे हैं कि इंडिया के साथ दोस्ती, इजराइल के साथ दोस्ती और दरमियान में जो बाकी ममालिक हैं, जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का आपस में एक दोस्ती का वो ताल्लुक है उसके ऊपर, और ये उसी का ही शाखसाना है कि वो हमने सडनली उनकी जो डेफर्ड पेमेंट्स थी वो पेमेंट्स भी वापस की हैं, को कर्जे वर्जे फौरी उतारे हैं अभी। तो ये एक पूरा उनका माइंडसेट है जो वहाँ से चला। और फिर जो मानी बिन राशिद थे जो उस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, वो उनका दाव चल गया कि वो बच निकले वहाँ से और उन्होंने शारजा जाके पनाह ली। सही। तो ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था यूएई की हिस्ट्री में, जो फिर आगे इसी तरह चलता। फिर वो जो इकोनॉमी की सिचुएशन थी वो सबके सामने थी। आम आदमी जो है, आज भी लोगों का जनरली कॉन्सेप्ट ये है कि दुबई या यूएई में बसने वाले सब लोग अमीर होते हैं। ऐसा नहीं है। यकीनन दुनिया में ज़्यादा मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स जो हैं उनकी एक बड़ी तादाद वहाँ रहती है और बहुत सारे लोग जो पूरी दुनिया से आके वहाँ बस रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं उनके ऑफिसेज भी हैं और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं उन्होंने दफातर बनाए। लेकिन ऐसा सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। कुछ लोग स्टिल डे टू डे लाइफ गुजार रहे हैं। सही। अरब होते हुए भी, वहाँ के नेशनल होते हुए भी उनकी इकोनॉमी। अब जाके इन्होंने थोड़ा सा वो करना शुरू किया है कि जी आप शादी कर रहे हैं तो वो रियायत दे दी, को जी को बच्चा पैदा हुआ है तो उसके ऊपर वो थोड़ा बहुत वो कर रहे हैं इकोनॉमी में उसमें। तो ये जो पहला रिसेंट पास्ट में जो पहला इकोनॉमिक क्राइसिस हिट किया था वो किया था जब पर्ल इंडस्ट्री जो है वो गिरी, और पूरी दुनिया में भी एक उस वक्त माहौल बना हुआ था। जो इंडिजिनस जिनकी डेवलपमेंट थी खुराक की, अदरवाइज वो तो बच गए, लेकिन कोई ऐसा खित्ता जहाँ पे खुराक पूरी तरह से पैदा नहीं होती और वहाँ पे इकोनॉमी अपनी कोई और रिसोर्स नहीं है जिसको वो सेल कर सकें। तो जब पर्ल्स इकोनॉमी गिरी तो उस इकोनॉमी ने साथ में ये भी एक पूरी मूवमेंट का आगाज़ किया और उस मूवमेंट को स्नब करने के लिए फिर जिस तरह की कत्ल गारत की गई उसने एक मिजाज सेट कर दिया उसके। बिल्कुल सही। तो अब वो जो रूलर्स वाली बात थी, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, सिर्फ कंट्रोल था उनका ट्रेड रूट्स के ऊपर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट था। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उनका अपना था कि लोकल जो आज रियासतें हैं, ये जो 6-7 जिनको हम देखते हैं, इन सब के अपने अपने आज भी उनके अपने अपने रूलर्स अलग हैं, लेकिन उन्होंने एक इकट्ठे होकर एक मुल्क के तौर पे इकट्ठे होने का फैसला लेटर ऑन किया। उसका हम आगे चल के जिक्र करते हैं। अच्छा, ये जो लोग एक दूसरे की आंखें निकाल रहे हैं, उनकी लड़ाइयाँ एक दूसरे के साथ जारी हैं, फिर हम देखते हैं कि वो एकदम पुरअमन भी हो जाते हैं, यूनिफिकेशन हो जाती है, वो सारी अमारात जो हैं वो आपस में मिलके एक मुत्तहिदा अरब अमारात बना लेते हैं। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये अलग अलग रियासतें भी हैं, आपस में वो कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे हैं, मुकाबला भी चल रहा है, किसी न किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, तो एकदम से कैसे इकट्ठे हो गए एक झंडे तले। इसका एक छोटा सा और बैकड्रॉप है। 1958 में तेल जो है वो, देखिए हमें ये पता है कि 1930 की दिहाई में सऊदी अरेबिया में एक्सपेडिशन स्टार्ट हो गई थी और जो है वो तेल भी दरियाफ्त हो गया था। 1940 तक पता चल गया था कि जी इस खित्ते में तेल मौजूद है अमेरिका के बाद। तो जब ये यहाँ तेल दरियाफ्त हुआ तो असल में तो हुआ ये था कि पानी की तलाश के लिए कि जी पानी जो है वो उसको ड्रिल करके पानी निकालने का बंदोबस्त किया जाए, पीने के पानी का। तो पीने के पानी की ड्रिलिंग के दौरान इत्तफाकन तेल दरियाफ्त हो गया। तो वो अबू धाबी में 1958 में जब तेल दरियाफ्त, तो अंदाज़ा था कि भाई पानी अगर यहाँ पे तेल हो सकता है तो मे भी यहाँ पे हो सकता है। ये किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये पूरी जो पर्शियन गल्फ है इसके नीचे भी तेल के ज़खायर होंगे और फिर लेटर ऑन वो बढ़ते चलेंगे। आज भी सबसे ज़्यादा तेल अबू धाबी के पास ही है। सही। इन सब में सबसे जो इंडिविजुअली या इंडिजिनसली जो अमीर रियासत है वो अबू धाबी ही है। उसका आगे चल के हम तज़किरा करेंगे कि 2009 में क्या वाक़या पेश आया था। तो वो जब तेल दरियाफ्त हुआ और इकोनॉमी में एक और पर्ल डाइविंग के बाद जो एक पूरा रिसेशन का पैच था जिसमें और कोई ऐसी इकोनॉमी को थ्राइव करने वाली चीज़ नहीं थी, जब तेल दरियाफ्त हुआ तो उससे एक हुक्मरानों में और लोकल्स में ये उम्मीद फूटी कि हाँ जी ये हो सकता है। और फिर वो आहिस्ता 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 एक कुआं दो कुएँ यहाँ भी निकल आया वहाँ भी निकल आया, तो तेल दरियाफ्त होता चला गया। तो ना ये ऐसा नहीं हुआ था कि तेल दरियाफ्त होने की बुनियाद पर भी इकट्ठे हुए। हुआ ये था कि 1968 में
बरतानिया ने कहा कि जी हम सुएज कैनाल की जो ईस्टर्न साइड है उस सारी वहाँ पे जितनी भी हमारी डिप्लॉयमेंट है ना फौजी, वो हम ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अपनी छावनियाँ जो हैं वो वहाँ से ख़त्म कर रहे हैं। अब सुएज कैनाल आप मैप पे देखें तो सुएज कैनाल की जो मशरक़ मगरिब गुज़र तो वो रही है मिस्र में से, लेकिन उसकी जो मशरक़ी समत है उसमें थोड़ा आगे आए आप तो गल्फ़ ऑफ अकाबा से नीचे सऊदी अरेबिया, गल्फ़ ऑफ अकाबा के ऊपर एक साइड पे उर्दन, इसराइल का एक कोना लगता है, और फिर ये पूरी सारी रियासतें हैं जिसमें कतर, बहरीन, ये सारी दुबई, अबू धाबी, ये वाली रियासतें जो आज यूएई में हैं ये हैं। फिर आगे आएँ तो ओमान है, यमन है, ये सारी रियासतों में से उन्होंने कहा जी हम असल में यूरोप वाली साइड से इधर को आते हुए उन्होंने अपना फुटप्रिंट जो है वो एक लाइन लगा के इससे कम करने की बात की थी। बिल्कुल सही। और उसके पीछे थॉट ये थी कि जी हम जो सुपर पावर वो थे, वो सुपर पावर का उनका जो स्टेटस था उसको चैलेंज करना शुरू कर दिया था 1930 की दिहाई में अमेरिका ने। और दूसरी जंग अजीम में तो फिर बिल्कुल जो है वो जंग अजीम के बाद तो बिल्कुल ही जर्मनी ने देखा हमें कि हम देखते हैं आज भी फिल्मों में कि जी ट्यूब्स में लोगों ने पनाह लेके गुजारा किया। लंदन भी पूरा साफ कर दिया जो एयर बम्बार्डमेंट के जरिए, उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स थी जर्मनी की। तो वो जो अटैक्स थे और जो इकोनॉमी पे उसका असर आया, जंग तो वो किसी ना किसी तौर जीत गए या जर्मनी को वो हराने में कामयाब हो गए मिल के एलाइज, लेकिन उनको ये समझ आ गई थी कि ये कंट्रोल अब हम रख नहीं सकते। इसी वजह से 1947 में यहाँ से भी उन्हें पाकिस्तान, इंडिया से भी जाना पड़ा। ये जो पूरे 3-4 ममालिक फिर बनते हैं, और बाकी जगहों से भी उन्होंने अपना फुटप्रिंट श्रिंक करना शुरू किया। आप देखते हैं कि 40s का जो दूसरी जंग अजीम के फ़ौरन बाद के जो 5-7 साल हैं उसमें बहुत सारे ममालिक जो उनको आज़ादी मिली, वो कंट्रोल न कर पाने की, कंट्रोल न रख सकने की जो एक वो थी ना। और फिर टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट हो रही थी, फाइटर जेट्स, प्लेन तैयार ईजाद हो चुका था, जहाज़, और उसके जरिए हमला करना और ये वो। तो वो पहले वाली कहानी नहीं रही थी कि आपके पास एक अच्छा तगड़ा ब्रिटिश रॉयल वो है, नेवी है, तो आप जहाँ भी जाएंगे जाके आप मार धाड़ करेंगे और कब्जे में ले लेंगे सब कुछ। तो 1968 में उन्होंने जब ये फैसला किया तो कि हम अपना फुटप्रिंट कम कर रहे हैं इस खित्ते से, और उन्होंने इन रियासतों को जो ट्रूशल स्टेट्स थी, बाकी जगह पे तो और सिस्टम चल रहा था, पूरी एक लार्ज बड़े बड़े ममालिक थे और उनके अंदर हुकूमतें मौजूद थी। यहाँ पे उन्होंने कहा जी ट्रूशल स्टेट्स अपना फैसला खुद करें। सही। क्योंकि उससे पहले आप देखें तो पहली जंग अजीम के फ़ौरन बाद जब तुर्की से सऊदी अरेबिया अलग होता है तो वहाँ पे एक आले सऊद, ये जो सऊद शेख सऊद हैं, उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली। इसी तरह सीरिया में अलग हुकूमत थी, इराक़ में अलग हुकूमत थी। तो ये जो थी जो ट्रूशल स्टेट्स, ये डायरेक्टली इंटरनेशनली एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बरतानिया के अंडर थी। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने ये कहा कि जी हम अपना फुटप्रिंट कायम कर रहे हैं और ट्रूशल स्टेट्स जो है वो अपना फैसला खुद करें, उन्होंने क्या करना है। सही। उनके पास से 3 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ये था कि जी वो जो साथ लगने वाले ममालिक हैं उनमें शामिल हो जाएं, कि जी अगर रासुल खैमा जो है वो ओमान के साथ लगता है तो वो ओमान में शामिल हो जाए, जो सऊदी अरेबिया के साथ लगता है वो सऊदी अरेबिया के साथ शामिल हो जाए। कतर और बहरीन भी अलग अलग रियासतें थीं जो इसी सारी कहानी का हिस्सा थी। तो पहले आगाज़ में 6 रियासतें जो हैं, और दूसरा ऑप्शंस की हम बात कर रहे थे। पहला ऑप्शन ये था कि जो किसी और मुल्क के साथ शामिल होना चाहे वो हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये था कि वो इसी तरह अलग अलग स्टेट्स के तौर पे खुद को ऑपरेट करें, विच वाज डिफिकल्ट। बिल्कुल वो रकबे के लिहाज से या रिसोर्सेज के लिहाज से छोटे मुल्क थे। तीसरा ऑप्शन उनके पास ये था कि वो इकट्ठे होकर एक मुल्क बन जाए या उसकी कोई कन्फेडरेशन की कोई फॉर्म तैयार कर लें। तो वो तीसरे ऑप्शन पे गए, जिसमें आगाज़ में 6 रियासतों ने साथ मिलकर 1971 में अनाउंस किया कि जी हम एक मुल्क के तौर पे बनेंगे मुत्तहिदा अरब इमारात। बिल्कुल ठीक। जो मुत्तहिदा अरब इमारात हैं, इमारात से मुराद है कि यानी जो स्टेट्स हैं वो सारी इकट्ठी हो गई। तो 1971 में 6 रियासतों ने ये डिक्लेयर किया कि जी हम इकट्ठे होकर एक मुल्क के तौर पे आगे बढ़ेंगे, जिनमें दुबई, अबू धाबी, शारजा, जो आज भी उनकी 3 बड़ी रियासतें हैं, ये थी, और साथ इन 3 के साथ जो है वो उम्मुल कुवैन, फुजेरा और अजमान। ठीक है। रासुल खैमा जो है वो कुछ महीनों के बाद उनमें शामिल हुआ। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि एक स्टेज पे ये भी अंडर कंसिडरेशन था कि कतर और बहरीन भी इनमें शामिल हो जाए। सही। तो अगर वो शामिल हो जाते 1971 में तो आज की पिक्चर जो है वो ज़रा मुख्तलिफ होती है कि जी ये 7 की बजाय 9 रियासतें होती और बहरीन और कतर के जैसे 2 ममालिक जो हैं वो अलग से वजूद में ना होते। तो ये अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए कि हमारा वॉल्यूम इस साइज़ में होना चाहिए कि ये ना हो कि हम कल को कोई भी ताकतवर मुल्क छोटी छोटी रियासतों पे कब्जा कर ले, क्योंकि उस वक्त तक ये क्लियर नहीं था
कि जी हम आगे चल के किस तरह की हमारी ट्रीटीज़ होंगी, किस तरह के हमारे अलाइंसेज होंगे। वो आज भी जो अलाइंसेज वो बना रहे हैं वो शायद इसी तरह समझते हैं कि जी हम चूँकि साइज़ वाइज छोटी रियासतें हैं तो हमें किस तरह के ताल्लुकात रखने चाहिए। और इसी में शायद यूएई जो है उसने अपने फैसले खुद लिए हैं कि जी उन्होंने अपने नेबरिंग कंट्रीज़, अब देखें यूएई की एक तरफ सऊदी अरेबिया, दूसरी तरफ ओमान, तीसरी तरफ ईरान, चौथी तरफ पाकिस्तान, ये 4-5 ममालिक हैं जो उनको किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो बताएं। हाँ, किसी के साथ नहीं है, ऐसा ही है। तो ये एक उनका एक मिजाज है, एक उनकी एक तबीयत है जिसके तहत उन्होंने ये फैसले लिए। बिल्कुल ठीक। और कतर और बहरीन के साथ भी उनके कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं जो रिजॉल्व हुए लेटर ऑन। तो वो ऐसा नहीं है कि वो छेड़छाड़ से बाज रहे हों, वो एक अपने रियासती मिजाज के साथ मूव कर रहे हैं। तो 1971 में उनके इकट्ठे होने की वजह ये थी कि अलग अलग मूव करने की बजाय हम इकट्ठे होते हैं। उसमें अब जो इमरात्स के जो एमिरेट्स के जितने भी उमरा हैं या जो हुक्मरान हैं वो अपने अपने एरिया को रूल करते हैं। कुछ उन्होंने चीज़ें जो हैं वो करेंसी, फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी, कुछ चीज़ों को जो है वो कंबाइंड कर लिया और अपने अपने वो भी बांटा हुआ है कि जी कौन किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा। बस वो एक जिस तरह सिस्टम होता है, रियासती निज़ाम होता है कि जी हम किस तरह से इकट्ठे रहेंगे, वो एक उन्होंने बना। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, इनमें से हम जानते हैं कि 90% तेल जो है वो अबू धाबी के पास है। हाँ। तो लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं दुबई जो है वो, अगर हम इंटरनेशनल बात करते हैं मॉडर्न एक सिटी की, तो वो दुबई का नाम भी आता है। तो दुबई एक इस तरह की एक बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गया, ये तो थोड़ी सी अनयूजुअल बात है। नहीं, जवाब ऐसा है कि जो तेल का जो ज़खायर हैं वो यकीनन उनका लार्जेस्ट पार्ट जो है वो यूएई में, वो अबू धाबी के पास। ठीक है। लेकिन हम नाम जब सुनते हैं तो शारजा का नाम भी सुनते हैं। मतलब शारजा का अगर तज़किरा किया जाए तो हमारी याददाश्त में सबसे जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वो है शारजा क्रिकेट। मुझे एक बात बताएंगे जी, पाकिस्तान और इंडिया ने आपस में क्रिकेट खेलनी है, यूएई की तो क्रिकेट टीम भी नहीं थी, तो ये शारजा क्रिकेट क्यों खेलने जाते थे? ये बिजनेस मूव्स थी, यहाँ स्टेडियम बनाए जाएं, पाकिस्तान और इंडियन, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तान और इंडिया को कहा जाए कि जी हाँ मैच खेलने आए, तो जो लोग हैं वो मैच देखने आएंगे, उससे पैसा जनरेट होगा, टूरिज्म जनरेट होगा, होटल्स बनेंगे। ये वही वाली मूव्स हैं शारजा में भी, दुबई में भी। अब आज की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में अबू धाबी और शारजा को लोग कम जानते हैं। यूएई में, यूएई का मतलब दुबई ही तस्वुर किया जाता है। यूएई इतना बड़ा कैसे बन गया? जब एक मुल्क बुनियादी तौर पे जो ऑयल जिसकी बुनियाद पे सब हो रहा था, दुबई में भी, दुबई के पास भी तेल है, लेकिन उनको ये पता था कि ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उन्होंने इन्वेस्ट ही इस चीज़ पे किया कि हम इसको एक टूरिज्म स्पॉट बनाएं, हम यहाँ पे बिजनेस और लेके आएँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, फिर उन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के इर्द गिर्द एक पूरा नेटवर्क बिल्ड किया उन्होंने। प्रोफेसर जियांग एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि ये किसी भी जो ममलिकत है या जो रियासत है उसके ऑपरेट करने के लिए कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं। जब वो इंडिजिनसली ऑपरेट कर सकता हो तो वो एक प्रॉपर एम्पायर की शक्ल इख्तियार कर सकता है। उसके लिए उसकी खुराक खुद से पैदा करना, पानी, सिक्योरिटी खुद डेवलप करना। तो वो इनके बारे में प्रोफेसर जियांग का कहना है कि ये इल्यूजन इन्होंने क्रिएट की कि ये एक एम्पायर है, विच इज़ नॉट एप्लीकेबल। वो जो हमें नजर भी आया ये मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कि जरा सा को हुआ है, सिक्योरिटी अपनी नहीं है, फूड अपना नहीं है, पानी तक जो है वो सैलिनेशन प्लांट्स के जरिए आप हासिल करते हैं, तो आप जो है वो हवा में खड़े हैं। तो उन्होंने चूज ये किया कि लेट्स इन्वेस्ट पैसे, एनर्जी और हर तरह से इस चीज़ पे लगाएं कि यहाँ पे और लोगों का पैसा अट्रैक्ट करके लाया जाए। आपको क्या लगता है कि जी पूरी आप दुबई में या यूएई में जाते हैं, यूएई में जनरली और स्पेसिफिकली दुबई में, तो दुनिया भर में कोई कहीं से जुर्म करके आया हुआ है, यहाँ आके छुपा हुआ है, कोई कहीं का पैसा काला लेके आया हुआ है, सफ़ेद कर रहा है। तो वो एक सिस्टम डेवलप किया उन्होंने, सेफ हेवन है वो बहुत सारे लोगों के लिए। फिर आप कल्चर में देखें कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वो कॉम्प्रोमाइज़ की जो अरब मुस्लिम कल्चर के अंदर नहीं थी, जो हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में है, ना सऊदी अरेबिया में है, ना ईरान में है, ना ओमान में है, आपको यूएई में, दुबई में नजर आएंगी। बिल्कुल यूरोप का कल्चर आपको वहाँ पे, उनके बीचेस जो हैं वो सब जो है वो आपको क्लब्स भी मौजूद हैं, सब मौजूद है। तो वो उन्होंने एक तय ये किया कि जी इस साइड पे हमने एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी रियासत या एक ऐसा शहर आबाद करना है जहाँ पे इकोनॉमीज डिपेंडेंट ना हो 100% ऑयल के ऊपर, क्योंकि तेल एक तो कम है, दूसरा ये ख़त्म भी हो सकता है, कितनी देर इसके ऊपर चलेंगे हम, कब तक बेचेंगे। और उसी जो उसे क्या कहना चाहिए, बेट जो वो कर रहे थे इन सारी चीज़ों पे,
उसी का खमियाजा फिर उनको भुगतना भी पड़ा। मैंने पीछे तज़किरा किया था कि पहला मेजर रिसेशन जो है या पहला जो झटका था इस खित्ते को वो लगा था 1930 में, जब पर्ल डाइविंग की इंडस्ट्री जो हुआ। दूसरा झटका भी लगा था, वो लगा था 2009 में। सही। जब हमें आज जब हम दौड़ाते हैं नजर, तो हमें नहीं लगता दुबई जो है वो बिल्कुल इट वाज एट द एज ऑफ बैंक्रप्सी। सही। और वो यही था कि जी आप सारा पैसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे लगाई जा रहे हैं, और उसमें आप लोनिंग और बैड डेट्स और उसमें जाते जा रहे हैं। तो वो यही होता है ना कि जब आप डेट्स आपके इतने हाई हो जाएं कि जी और उनको पे बैक करने का गुजरिया नजर नहीं आता, तो फिर आप दिवालिया हो जाते हैं। तो उस वक्त इनको बेल आउट जो दिया था वो अबू धाबी ने दिया था, क्योंकि उनकी कोर जो है वो एक लोकल प्रोडक्शन सिस्टम पे बेस्ड है। बिल्कुल ठीक। तो अबू धाबी ने इनके डेट्स जो है वो कवर किए और इनको बेल आउट दिया। तो ये जो है ना कि दुबई जो है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, दुबई ने इन्वेस्ट उन चीज़ों पे किया जो नज़र आती हैं। उन्होंने वो चीज़ें डेवलप की, उसे क्या कहना चाहिए कि एक तरह से मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर काम किया। बहुत सारे दुनिया भर से लोग जो हैं वो, अब देखें आजकल भी हम देखते हैं, माजी में नजर आते हैं, तो पूरी दुनिया में सबसे पहले जो है वो AI को सपोर्ट देने के लिए, डेटा बैंक्स और सारी चीज़ों के लिए दुबई ने कहा जी बिल्कुल आ जाए हमारे पास। दुबई UAE की जनरली और स्पेशली दुबई की हम इकोनॉमी पे बात करें तो उनकी इकोनॉमी ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं है। उनकी इकोनॉमी जो है वो लोकल जो उन्होंने बिजनेस स्ट्रक्चर एक बिल्ड किया इंटरनेशनल, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। उनकी जो इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट है टूरिज्म के ऊपर। उन्होंने टूरिज्म को अट्रैक्टिव बनाया, समुंदर और सहरा से उन्होंने एक इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि जी लोग वहाँ पे टूरिज्म के लिए आते हैं। और तीसरी जो और चीज़ है, उन्होंने फिर एयरलाइंस, एतिहाद एयर है या एमिरेट्स है, उसका वो किया, वो बहुत बड़ा हब बनाया उन्होंने। आप देखें ना दुबई एयरपोर्ट कितना वो है, कितना उससे कितने लोग ट्रैवल करते हुए वहाँ पे वो स्टॉप ओवर है। आपने दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जो ऑपोजिट, आपने जाना है टूवर्ड्स ईस्ट लेकिन यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो आप दुबई से होके जा रहे होते हैं। आजकल तो खैर वो हमारे साथ खासा अच्छा सलूक कर रहे हैं, वो स्टॉप ओवर के लिए भी 2 दिन का वीज़ा नहीं जारी कर रहे। आप अभी बता रहे थे कि जी आपकी फैमिली में भी किसी को उन्होंने खासा इरिटेट कर रहे हैं कि वो, और वैसी सिचुएशन में खड़ा कर दिया कि वो मूव नहीं कर सकते। तो वो जो यही है कि उन्होंने खित्ते में तय कर लिया कि जी हम इसराइल के साथ हमारी दोस्ती है, हमारी इंडिया के साथ दोस्ती है, लेकिन यहाँ रहते जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं हमने इनके साथ वो नहीं करना। बिल्कुल सही। हालांकि इस एस्केलेशन में और कंट्रीज के साथ भी, ईरान ने जहाँ पे अमेरिकी या इजरायली प्रेजेंस थी वो उसको, और इसी शाखसाना इसी सारे कुछ की कहानी का हिस्सा जो था वो था अब्राहम अकॉर्ड कि जी इसमें हम शामिल हो जाएं अब्राहम में। ये सारी डेस्परेट मूव्स हैं कि वेस्ट के साथ अलाइन हो के किसी भी तौर हम जो है वो अपनी इकोनॉमी और अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन कर पाएं। और क्योंकि वो फ्रेजाइल इकोनॉमी है तो उसको एक डर भी है अंदर से कि इनसिक्योरिटी भी है कि वो बिल्कुल खत्म ना हो। आप देखें ना ओपेक से निकलने की ये कोई वक्त था उसके निकलने का, वो करने का, वो क्या है, डेस्परेट मूव है वो कि जी हम ओपेक से निकल रहे हैं ताकि हम अपनी मर्जी से ऑयल प्रोड्यूस कर सकें, ऑयल सेल कर सकें। और अपरेंटली ठीक है वो सब आज एक मुल्क के तौर पे फैसले लेते हैं, लेकिन जो मैं एज एन ऑब्जर्वर ये देखता हूँ, मुझे ये लगता है कि दुबई के रूलर्स जो है ना, जो अल मखतूम फैमिली है, वो ज़्यादा डेस्परेट है इन सारी चीज़ों में। और बाकी भी साथ ही हैं फिर, क्योंकि वो एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, सारे साथ हैं, तो उनके डेस्परेट जो फैसले हैं उनके ऊपर वो किसी हद तक रिलाय भी करते हैं। दुबई ने जिस तरह की मूव्स ली, उसी के बाद फिर उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को अलाइन किया कि जी हम इस तरीके से लेके चलेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने अभी ओपेक का जिक्र किया, यकीनन ये सारी अरब अमारात जो हैं, बाकी रियासतें भी जो हैं, उनकी इकोनॉमी की कोर ठीक है, दुबई में यकीनन चीज़ें डिफरेंट हो गई, लेकिन ऑयल बिलाशुबा एक उनकी कोर तो मौजूद है। वो ओपेक से निकलने की क्या वजूहात हो सकती हैं? ठीक है, उससे पहले और भी जो अरब रियासतें हैं वो निकली, लेकिन यूएई का निकलना एक शायद एक बड़ा इवेंट है। देखें 2-3 उसके मेजर पॉइंट्स बनते हैं। पहली बात तो यह है कि ओपेक को ओवरऑल जो है आप अगर देखेंगे उसको, उसके अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रोल किसके पास है? अबू धाबी, ओपेक के पास, ओपेक के अंदर सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया का कंट्रोल जो है ये उसके अगेंस्ट भी एक मूव है कि जी हम आपके कंट्रोल को एक्सेप्ट नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, आपको याद होगा कि ओपेक ने डिक्लेयर किया था जब ईरान इराक वॉर के बाद कि जी ऑयल की प्रोडक्शन जो है क्यों लिमिट किया जाए।
और उसमें जो फड्डा कुवैत के साथ हुआ था इराक का, वो भी इसी बुनियाद पे हुआ था कि कुवैत अननेसेसरीली ऑयल पंप कर रहा था मार्केट के अंदर। मकसद ये था कि ईरान इराक वॉर के बाद हम ऑयल की प्रोडक्शन लिमिटेड रखें, प्राइसेस जो है वो ख़ास लेवल से नीचे ना आए और दोनों ममालिक जो है उनका फ़ायदा हो सके तेल की प्रोडक्शन से। कुवैत ने उसमें यह क्या किया कि जी ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा के मार्केट को पंप करना शुरू किया, जिससे प्राइस नीचे आनी शुरू हो गई। इनका ओपेक से निकलने का मतलब है कि हमारी भी ऑयल प्रोडक्शन लिमिटेड की हुई है आप लोगों ने, ऑयल की प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। तो हम नहीं मानते आपको, हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है हमारे। और मुझे नहीं लगता कि ये ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी बुनियाद पे उन्होंने ये फैसला वो पहले से भी मेरा ख्याल है सोच रहे थे, वो पर तोल रहे थे। मकसद उसका सिर्फ यही है कि हम जो है वो मर्जी से ऑयल पंप करें मार्केट के अंदर, जितना हम चाहें उतना ऑयल प्रोड्यूस करके मार्केट में डालें, जितनी हम गैस चाहें उतनी गैस मार्केट में प्रोड्यूस करके दें, और अपने लिए उस पैसे को आज इन्वेस्ट करके और दीगर जो चीज़ें हैं उनमें इन्वेस्ट करके क्विकली डेवलप करके आगे बढ़ सकें। अब देखें कि जी 2020 में मार्स मिशन के अंदर हिस्सा ले लिया उन्होंने, मतलब इतना सा मुल्क और वो जा रहा है जी मार्स पे मिशन करने, उसका आप और क्या मकसद हो सकता है? बिल्कुल सही। कोई बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर बना हुआ है यूएई के अंदर? नहीं, वहाँ पे को मतलब सन ने को अपनी ब्रांच ओपन कर दी है कि जी जहाँ पे फिजिक्स के ऊपर बड़ा को काम हो रहा है तो ठीक है जी, अब स्पेस साइंसेस पे भी होना चाहिए। नहीं, ये सिर्फ जो है ये मूव्स हैं, ऑप्टिकल मूव्स हैं कि जी हम पूरी दुनिया के अंदर ऑप्टिक्स की बुनियाद पे ये साबित करना चाहते हैं कि हम एक ताकतवर रियासत हैं। यही उन्होंने किया जब इराक के खिलाफ, बल्कि ये इनकी पहली मेजर मूव थी इस खित्ते में। जब इराक ने कुवैत पे हमला किया तो कुवैत का साथ देने वाले ममालिक में ये फटाफट उठ के खड़े हो गए थे साथ के जी हम कुवैत के साथ खड़े हैं, ये है वो है। वेयर एज इराक का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ था उसमें कि जी हमने इनको मना किया ऑयल पंप करने से, और बगैर एक बंदे को, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि बगैर किसी खून खराबे के उन्होंने कुवैत पे कब्जा कर लिया था इराक में। तो उस वक्त भी बहुत लाउड और इन्होंने वो एक्सप्रेशन दिया था। तो वापस आते हैं आपके सवाल की तरफ, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये किया है। वो चैलेंज करना चाहते हैं खित्ते में जो बड़ा मुल्क है सऊदी अरेबिया, उसके कंट्रोल को। वो इस पैसे को क्विकली जो है वो इकट्ठा करके और चीज़ों में रिसोर्स में लगाना चाहते हैं, जिससे उनकी डिपेंडेंस ऑयल से कम हो सके। बिल्कुल ठीक। विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। तो वो अब देखते हैं हम कि किस तरह की मूव लेते हैं। अभी तो जो है वो कंट्रोल उस तरह से नहीं होता नज़र आ रहा। आज जिस डेट में हम बैठ के बात कर रहे हैं तो अभी तक तो जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता तब तक ये नहीं समझ आएगा, इसके बाद समझ आनी शुरू होगी कि हमें क्या होता है। अच्छा, ओपेक से तो यूएई अब निकला है, इससे पहले वो अब्राहम एकॉर्ड्स का हिस्सा भी बन चुके हैं, और बहुत सारे जो इंटरनेशनल अफेयर्स के एनालिस्ट हैं वो इस बात का वाज़े इकरार करते हैं कि एक तरफ यूएई है और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड एक तरफ इस वक्त खड़ा है। इसकी क्या वजह है? देखें, इंटरनेशनल अफेयर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहें या ना कहें, ये हमारे सामने की अब बात है कि अभी मैंने बात की कि जी जो उसके इर्द गिर्द नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ माजी में वो इससे पहले भी ये वो साबित कर चुके हैं कि वो इसराइल के साथ अलाइन होना चाहते हैं। अब्राहम अकॉर्ड उसकी एक मेजर एग्जांपल है जो आपने भी जिसका तज़किरा किया। यूएई इसके अलावा भी फेवर्स इसराइल को देता आया है माजी में भी। मिसाल के तौर पे जब रेड सी में हौसी बागियों ने हमले करने शुरू किए, हौती बागियों ने इसराइली जहाज़ों पे ट्रेड वाले, तो उन्होंने वो रूट जो था रेड सी वाला, बहीरा अहमर वाला, वो तर्क किया। यूएई ने उनको लैंड रूट प्रोवाइड किया कि जी आप हमारे पास अपना सामान अनलोड करें और यहाँ से जो है वो होता हुआ उर्दन के रास्ते इसराइल तक वो पहुँचता है सामान। तो ये दोस्ती। दूसरी तरफ ये तो अब क्लियर हो गया है कि जिस तरह वो इंडिया के साथ हाथ मिला रहे हैं ट्रेड में भी और अदरवाइज भी, और दूसरी तरफ इसराइल, तो वो एक नेक्सस क्रिएट हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट के जी इंडिया, यूएई और इसराइल। खित्ते में इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका चलें थोड़ा समुद्र में है, और जो छोटे ममालिक हैं नेपाल है, भूटान। इंडिया के ताल्लुकात किसके साथ ठीक है? किसी के साथ भी नहीं। इसराइल के इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं, इसराइल के ताल्लुकात किसके साथ? किसी के साथ भी ठीक नहीं। तो यूएई के ताल्लुकात किसके साथ ठीक? बिल्कुल ठीक है। उन्होंने भी अपना वाज़े है, पैटर्न है इसके अंदर। और वो जो एक आप कह लें कि जी इंटरनेशनली एक क्योटिक बॉडी लैंग्वेज उन्होंने बनाई हुई है कि हमने उसके तहत उन्होंने अपने अलाइंसेस चूज कर लिए हैं। तो ये बात जो है सिर्फ अब्राहम अकॉर्ड जो है उससे नहीं, बाकी भी वो हर तौर। अभी रिसेंटली
ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके दौरान में उन्होंने अब जो है वो सिक्योरिटी पार्टनरशिप में इजरायली फौजी जो हैं वो एक्सपर्ट्स आके वो इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं, इनको हेल्प आउट कर रहे हैं। इसका वाज़ेह बयान है, मतलब इसका सीधा सीधा है कि जी हम अपने अलाइंसेस खुद चूज़ करेंगे और ख़ित्ते में अब देखें सूडान में ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स में साबित हो चुका है कि जी ये वहाँ पे जो है वो सपोर्ट करते हैं जो बागी हैं उनको। फिर यमन के अंदर जो है वो हौसी बागियों के साथ के खिलाफ लड़ने गए 2015 में सऊदी अरेबिया के साथ, लेकिन लेटर ऑन वहीं पे एक और खड़ा कर दिया जो वहाँ पे हुकूमत थी सरकारी उसके खिलाफ, और अपनी मर्जी से हुकूमत खाने बनाए वहाँ पे बड़ी बड़ी अजीब खबरें आती हैं। फाइनेंस करना, वहाँ पे फाइनेंस कर रहे हैं दहशतगर्दी को, वो फाइनेंस कर रहे हैं सूडान में। और आपके लिए सबसे हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में जो अनरेस्ट है उसके अंदर भी यूएई माजी में जब जब उनका जितना जोर चला वो चलाते रहे। वजह उसकी बड़ी वाज़ेह है कि जी अगर पाकिस्तानी पोर्ट्स सिक्योर हो जाएंगे इंटरनेशनली तो उसका नुकसान होगा। तो वो अपने अगेन वही बात कि वो ऑयल के अलावा खुद और कुछ पैदा नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने ये सोच रखा है कि हम ये जो इंटरनेशनल अदरवाइज जो मूवमेंट्स हैं इनके ज़रिए हम कंट्रोल लें, जियो पोलिटिकल कंट्रोल जो है वो गेन करें। सही। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ज़रा उसको ढके छुपे लफ्ज़ों में कह रहे हैं, मैं वाज़े तौर पे कह रहा हूँ कि यूएई एलानिया अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये अनाउंस कर रहा है कि जी हम इसराइल के साथ अलाइंड हैं और हमने अपने पार्टनर्स जो हैं वो चूज़ कर लिए हैं। बिल्कुल सही। और उसके पीछे उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी ही जुड़ी है। देखें इकोनॉमिक सिक्योरिटी मुझे ये लगता है कि जी और वजह नज़र कोई नहीं आती कि आप मुसलमान हैं, आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ मुस्लिम हैं, आपकी उनमें से किसी के साथ नहीं बनती। आप जो है वो अरब हैं, आपकी नेबरिंग कंट्रीज जनरली अरब हैं, पाकिस्तान और ईरान को छोड़ के आपकी उनके साथ नहीं बनती, लेकिन इजराइलियों के साथ आपकी बनती है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? या तो आप ब्लैकमेल हो रहे हैं या आपके इकोनॉमिकल इंटरेस्ट जो है वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इंटरनेशनल डिसीजन जो है वो इमोशंस पे नहीं होते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है। हर मुल्क की, हर रियासत की अपनी, उनके पास कोई लॉजिक होगी, लेकिन ये बनज़रे गायर जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कहते हैं कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है। आइसोलेशन में आप नहीं जी सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते कि जी आप अपने नेबर में हर किसी के साथ बिगाड़ के और देखें चूज किसको कर रहे हैं वो, जिनसे कोई राजी नहीं है। इसराइल या इंडिया का जो एटीट्यूड है, इंडिया अपने नेबर में किसी से, बाकी देखें इंडिया का है एक ह्यूज साइज है, दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी उनकी ज़राअत है, उनके यहाँ और बहुत कुछ है, वो इंडिजिनसली सर्वाइव करने की सेल्फ सस्टेन्ड कंट्री, और उनका वॉल्यूम इतना बड़ा है भाई, वो एक बहुत बड़ी मार्केट है। अमेरिका या चाइना या किसी भी ऐसे मुल्क के लिए जिसकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए इंडिया एक लुक्रेटिव मार्केट है कि जी हमने वहाँ पे अपना माल जो है वो खपाना है, वहाँ सेल करना है। ये ऐसा भी कोई एडवांटेज नहीं है उनको कि तो आप क्या चूज करें। इंडिया में असल में ये पॉइंट है मेरा कि इंडिया के नेबरिंग रियासतों के साथ, किसी के साथ, कंट्रीज के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ये हमें पता है। जिनसे उनके ताल्लुकात दुनिया भर में अच्छे हैं, उनसे किस बुनियाद पे हैं? तिजारत की बुनियाद पे अच्छे। तो यूएई ने भी यही तय किया है कि जी ठीक है, हमने नेबर्स के साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे बुरे जैसे भी हैं, हमने वो उनका तो तय कर लिया, उन्होंने अपने अलायंसेस भी वही चूज किए हैं। वो किसी और के साथ भी अलाइन हो सकते थे, वो रशिया के साथ अलाइन हो सकते थे। वो मेरा ख्याल है कि वो अमेरिका और इजराइल के साथ अपना अलाइंस रखना चाहते हैं, और ख़ित्ते में एक इन्फ्लुएंशियल लार्ज कंट्री के साथ उनका रिलेशनशिप जो बनता है वो इंडिया के साथ इसलिए ज़रा हाथ लंबा करके मिल रहे हैं। और इसका देखें, अगर आपके नेबर ईरान से आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, आप इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहते हैं, इंडिया के ताल्लुकात ईरान के साथ अच्छे थे, इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद रीडिफाइन होगा कि इंडिया के उनके साथ ताल्लुकात कैसे रहे। उनका एक शिप डिबो दिया जाता है उनके पानियों में, और फिर कोई एलानिया उन्होंने एहतजाज नहीं किया, कोई बात नहीं की, तो वो अपने इंटरेस्ट सेफ गार्ड कर रहे हैं। तो आप उनके साथ अलाइन हो रहे हैं, यू आर गिविंग अनदर चांस। ईरान को आप एक और मौका दे रहे हैं, इंडिया यानी ईरान को एक और मौका दे रहा है कि वो यूएई के साथ मुखासमत में है और वो यूएई के साथ हाथ मिला रहे हैं एलानिया। सो ये अब कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये जब इसकी डस्ट सेटल होगी तो हमें अंदाज़ा होगा कि इसका किसको नफ़ा होता है, किसको नुकसान होता है, इंक्लूडिंग द डिसीजंस दे हैव मेड अबाउट ओपेक। बिल्कुल ठीक। और यही वजह है, यही अलाइनमेंट वो वजह है जिसमें हम देखते हैं कि जो करंट कॉन्फ्लिक्ट है ईरान, इजराइल और अमेरिका वाला, उसमें जो अरब रियासतों के ऊपर ईरान अटैक करता है, सबसे ज़्यादा अटैक्स जो हैं वो यूएई पर ही किए जाते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस जुमले को, वो टैक्स यूएई पर नहीं किए जाते। ईरान जो क्लेम करता है वो ये कहता है कि जी यूएई ने
एक सेफ हेवन दे रखी है वेस्टर्न इंटरेस्ट्स को यहाँ पे, बिल्कुल ठीक, उन कंपनीज को, उनके स्ट्रेटेजिक मूव्स को, उनको अड्डे फराहम कर रखे हैं उनको। और वो अड्डे सिर्फ फौजी अड्डे नहीं है। अगर ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी अगर यूएई में बैठ के कोई कंपनी जो है वो थ्राइव कर रही है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है अमेरिका की, या वो यहाँ बैठ के किसी डेटा सेंटर के अंदर एआई पावर्ड टूल्स प्रोवाइड कर रही है अमेरिकी फौज को या इजरायली फौज को, तो वो इनडायरेक्टली हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये उनका कहना है कि जी हमने वो टारगेट्स चूज करके हिट किए हैं। दूसरी तरफ आप ये देखें कि पाबंदी इतनी सख्त है कि तादाद जो है वो अटैक्स की सबसे ज्यादा यूएई में है और खबरें सबसे कम आई हैं वहां से। जी हाँ। मरने वालों की तादाद जी 13, 14, 15 है, और वो भी ज्यादातर पाकिस्तानी बंगाल। भाई वो खबरें शायद इसलिए निकल आई हैं कि ये इस खित्ते के लोग थे, वहां क्या हो रहा है इसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई अरब नहीं वहां पे उनका लोकल जो है उसकी डेथ नहीं हुई। इतना अगर इतने अटैक्स हुए हैं तो वो क्या उसका कुछ ना कुछ नतीजा तो निकला होगा। अगर ईरानी मिसाइल्स और जो उनके ड्रोन्स हैं वो जाके इजराइल पे अटैक कर रहे हैं और उनके डेविड स्लिंग, थार्ड और उन सब को बाईपास करके डिफेंस सिस्टम्स को वहां पे नुकसान कर रहे हैं, तो इतनी खामोशी यहाँ क्यों है? इसका मतलब है उन्होंने सिस्टम के अंदर इसको बंद करके रखा हुआ है। और ये बात देखें, पूरी मालूमात आए कि जी कितने अटैक्स हुए हैं, किन जगहों पे हुए हैं और कौन लोग उससे इम्पैक्ट हुए हैं, तो हमें पता चलेगा कि ये अटैक्स के नंबर देखें, नंबर्स जो हैं वो कुछ और बता रहे हैं। इसराइल ने भी बड़ी सख्ती कर रखी है कि जी वहां से मालूमात बाहर नहीं निकलने दे रहे, और वो बड़ा कंट्रोल्ड उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन फिर भी वहां से खबरें आ जाती थी कि जी ये हुआ है, कुछ रियासत उनकी मान लेती थी। यूएई ने बिल्कुल इसको हवा नहीं लगने दी। नंबर्स ये कह रहे हैं कि जी अगर दूसरे नंबर पे अटैक्स जो हुए हैं वो इजराइल पे हुए हैं, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा वहां हुआ है, या कतर में हुआ है, या और जगहों पे हुआ है। और यूएई में अटैक्स की तादाद सबसे ज्यादा है, और वो ईरान को पड़ता भी सबसे नजदीक है, और वहां पे जो है वो डैमेज या उसकी कोई खबर बाहर एज सच नहीं आती। कितना नुकसान हुआ जो है वो उसके बारे में कोई खबर बाहर यूएई से उस तरह से नहीं आ रही। दूसरी तरफ जो खबरें हैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कि जी यहाँ पे इन्होंने जासूसी के नेटवर्क्स बिल्ड किए, दूसरे ममालिक में सैबोटाज करने के लिए जो है वो किया, हैकर्स को हायर किया गया। इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं या मालूमात है जिसकी बुनियाद पे ये पता चलता है कि जी वो डिफेंसिव ऑफेंस के ऊपर टेक्नोलॉजी का सहारा लेके हर तरह से इंटरफेयर कर रहे हैं अपने सराउंडिंग कंट्रीज में। तो जब आप ये करेंगे तो यकीनन देखें कोई वजह तो रही होगी ना कि जी ईरान ने ऐसा तो नहीं किया कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है कुछ चीज़ों के ऊपर अमेरिका के साथ, हम पाकिस्तान पे हमला कर दें। अगर यूएई में अटैक्स हुए तो दे मस्ट हैव अ रीज़न। वो रीज़न सरफेस नहीं हो रही क्योंकि वहां से मालूमात उस तरह से बाहर आ नहीं रही है। वो रियासत या यूएई एज अ कंट्री वो मालूमात शेयर करे कि जी यहाँ पे इन जगहों पे हमले हुए हैं। हाँ, हमें ये पता है कि जी फलां ऑयल रिफाइनरी, फलां सप्लाई चेन, फलां जो वो है, वो जो बिल्कुल सामने की चीज़ें हैं वो सामने आई। बाकी जो अटैक्स हुए हैं, जो स्ट्रेटेजिक अटैक्स हैं, उनका हमें अंदाज़ा नहीं है। तो मेरा ये आपका ये सवाल था कि जी ज़्यादा तादाद इनकी क्यों? मेरा ये ख्याल है दो मकासद हो सकते हैं। एक तो ईरान अपने नेबर में जो एनिमी की प्रेजेंस है यूएई के अंदर, इजराइल और अमेरिका की जो प्रेजेंस है उसको हिट कर रहा है, और दूसरा वो ये मैसेज दे रहा है कि जी आपकी जिनसे दोस्ती है वो भी तंग होंगे। बिल्कुल देखिए ना, ईरान लेबनान वाले मामले पे पीछे नहीं हट रहा। वो कह रहे हैं कि जी नहीं, सीज फायर जो है वो उसके अंदर शामिल है कि लेबनान में भी ये चीज़ें जो है पूरी की जाए, वरना बासानी वो डील ले सकते हैं। इसका बात तज़किरा भी किया है उनके वज़ीर ख़ारजा ने कि हम अगर लेनी होती, हमने डील करना होता तो हम कर लेते। तो इसका मतलब ये है कि वो लार्ज स्केल पे थोड़ा सा प्ले करना चाह रहे हैं। मैं नेतन्याहू का बयान देख रहा था कुछ 2 रोज़ पहले का, कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो नया हमें वो करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे मुराद ये है कि जी हम पहले ये चल रहा था कॉन्फ्लिक्ट ईरान और इजराइल के दरमियान, अब वो लेबनान को इसमें शामिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक और एंगल डिफाइन कर रहे हैं कि जी हमें ये कॉर्नर करना चाह रहा है ईरान, वहां से बैठ के डिक्टेट करेगा कि आप अगर किसी और पे भी अटैक करेंगे भी तो भी हम आप पे हमलावर होंगे, जो उन्होंने किया अभी रिसेंटली। तो यूएई के लिए अटैक्स की यकीनन उनके पास कोई रीज़न होगी। हम सिविलियंस की डेथ्स जो हैं उनको बिल्कुल भी वो सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उनकी अपनी मूव्स हैं
वो देखें वो मूव्स ले रहे हैं कि जी हमने किसके साथ अलाइन होना है, किसके साथ नहीं होना, ओपेक से निकल जाना है, हमने ये कर लेना है, वो अपनी मूव्स ले रहे हैं, ईरान अपनी मूव्स ले रहा है। तो फिर कोलैटरल डैमेज तो फिर तो कोलैटरल डैमेज भी है, लेकिन ये जो तादाद है, मैं ये समझता हूँ कि ईरान ने जितने अटैक्स किए हैं, दे स्पेंट एवरी पेनी वेरी इंटेलिजेंटली। तो वो ये लगता नहीं है मुझे कि उन्होंने 2800 बैलिस्टिक मिसाइल्स और सारी चीजें जो है बिला वजह यूएई में झोंक दी होंगी। दे मस्ट हैव सम इंटेलिजेंस अगेंस्ट इट। कोई उनके पास मालूमात है, कोई उनके पास टारगेट्स हैं जिनको वो हिट कर रहे हैं। वो बात खुल के सामने नहीं आ रही, क्योंकि न सिर्फ लोकल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी उस तरह से उसको नहीं कर पा रहा, क्योंकि रियासत ही इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही। बिल्कुल ठीक। उस्मान, हमने यूएई की हिस्ट्री बिल्कुल वो प्री हिस्टोरिक टाइम से लेके और इस वक्त करंट जो ग्लोबल सेंटर स्टेज है उसमें यूएई कहाँ खड़ा है, उसके ऊपर आपने बहुत अच्छी रोशनी डाली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।